ओके, तो आप सभी का स्वागत है इस मानवा के सेकंड सीजन के अंदर। आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे। और हाँ, अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देख रखा है तो आपको उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। तो चलो ये देखते हैं कि इसके पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। हमने ये देखा था कि जेक का सामना एक ऐसे रेड नाइट से होता है जो कि काफी पावरफुल था, और साथ ही साथ उसने हर्सियोन नाम का कोई पावरफुल आर्मर भी पहन रखा था, जिसकी वजह से जेक का उसका सामना करना नामुमकिन सा था। और इसी की वजह से हमने ये भी देखा था कि लास्ट में रेड नाइट ने जेक के सीने में तलवार घुसा दिया था, और देखने से लग रहा था कि जेक मारा गया, और वहीं पर सीजन 1 एंड हुआ था। तो चलो बढ़ते हैं सीजन 2 की तरफ। वहीं पर हमें सीजन 2 की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि ये रेड नाइट जेक से ये कहता है कि अब तुम आराम कर सकते हो, और वो ये कहकर उसके सीने से अपने स्वॉर्ड को निकालकर यहाँ पर से जाते हुए ये कहता है कि भले ही तुम मेरे दुश्मन थे, लेकिन तुम इस जगह पर एक काबिल दुश्मन थे जिससे कि मैंने काफी टाइम से नहीं देखा था। वहीं पर वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी एक उड़ता हुआ नाइफ उसके गर्दन के पास से गुजरता है और उसका गर्दन जख्मी हो जाता है। वहीं पर रेड नाइट पीछे की तरफ देखता है तो पीछे की तरफ से जेक गायब था। वहीं पर फागे कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेक उसके पीछे अपीयर होते हुए उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। वहीं पर हमें इसका कारण ये बताया जाता है कि आखिर जेक इतने जख्मी होने के बावजूद भी कैसे बच गया। उसने यहाँ पर एक टॉप ग्रेड के हीलिंग पोशन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी स्टेमिना और जो उसकी जख्म थी वो तुरंत ही रिकवर हो चुकी थी। लेकिन जितना उसका रिकवर हुआ था उसने वो सारी पावर उस रेड नाइट को मारने में लगा दी होती है, इसलिए वो फिर से अपने घुटनों के बल आ जाता है। और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैंने उस हीलिंग पोशन को अपने शॉर्ट कट स्लोथ के अंदर नहीं रखा हुआ होता तो मैं पक्का इस जगह पर मारा जाता। लेकिन जो ये चीज है वो मेरे इंटरनल वाले चीजों को ठीक नहीं कर पाएगी। तब उसे वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है कि तुमने अपने स्किल्स का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है, और इसी चीज की वजह से तो अपने क्रिटिकल पॉइंट के अंदर आ चुके हो। वहीं पर इस कारण से जेक नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं अपने दुश्मनों के सामने नहीं बेहोश हो सकता हूँ। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी जो उसका सिस्टम होता है वो उसे उसके सेफ्टी के लिए बेहोश कर देता है। लेकिन जेक की अब भी हल्की फुल्की कॉन्शियसनेस बची हुई थी, इसलिए वो सोच रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से इस जगह पर सरवाइव कर जाए। तभी जो जेक का ग्लूटोनी एबिलिटी होता है वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, और वो उस रेड नाइट के शरीर को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। और इसी चीज की वजह से जो उसकी स्टेमिना, मेंटल पावर और जो माना होती है वो और भी एनर्जी से भरना शुरू कर जाती है। और जबकि उसने एक डिमोनिक ह्यूमन के ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब किया होता है तो जो उसकी स्टैटिक डिस्चार्ज की एक स्किल होती है वो सी लेवल से ए लेवल पर पहुंच जाती है। वहीं पर इस कारण से जेक पूरे तरीके से हील हो जाता है, और वो चौंकते हुए जाग जाता है। और वो ये कहता है कि मुझे यह लगा था कि मैं मारा जाऊंगा अगर मेरे पास ग्लूटोनी नहीं होता तो। तभी उसकी नजर सामने की तरफ रेड नाइट के आर्मर के ऊपर पड़ती है, जो कि एक एस ग्रेड का आर्मर है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया जाता है। उससे ये पूछा जाता है कि क्या तुम इससे अपना आर्मर बनाना चाहते हो। इसके लिए जेक इसके लिए मान जाता है, और उसके हाँ कहते के साथ ही जो वो आर्मर होता है वो पूरे तरीके से जेक को कवर अप कर लेता है। उससे ये भी बताया जाता है कि जो ओनर है वो अपने हिसाब से इस आर्मर के फॉर्म को चूज कर सकता है। अभी के वक्त पर तुम इस आर्मर के सिर्फ 3 ही मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी के जो 28 ग्रेट मैजिक सर्कल्स हैं वो इस आर्मर के अंदर लॉक है। वहीं पर जेक आगे ये कहता है कि ये आर्मर काफी लाइट है, जो इसका फंक्शन से वो तो काफी बढ़िया है, लेकिन अभी वो अपने इस आर्मर को हटाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं इस आर्मर को नहीं हटाऊंगा तो जो इंपेरियल वाले बंदे हैं वो मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए मैं बाद में इसके फॉर्म को चेंज करके पकड़ूंगा। अभी के लिए मुझे लीव करना चाहिए। लेकिन तभी उसे इस जगह पर खून और लाशों की सुगंध किसी तरफ से आती है, और वो जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये देखकर जेक उनके ऊपर काफी गुस्सा होता है। तभी वो एक्सपेरिमेंट करने वाले बंदे जेक को देख लेते हैं, और वो इस जगह पर पॉइजन से जेक के ऊपर अटैक करते हैं, और ये पॉइजन जेक के ऊपर असर भी कर जाता है। लेकिन वो अपर क्लास के एंटीडोट का इस्तेमाल करते हुए अपने
आपको हील करते हुए यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को खत्म कर देता है और उसने यहाँ पर सारे के सारे इस लैब के रिसर्च मटेरियल को भी हासिल कर लिया था, क्योंकि ये एक इंपीरियल लैब है तो यहाँ पर रोज डिजीज के बारे में भी कुछ जानकारियां मौजूद होगी। लेकिन तभी जेक के पीछे एक बंदा आ जाता है और वो उससे ये कहता है कि तो तुम्हें मेरे इस लैब को बर्बाद किया है। वहीं पर उसे देखकर जेक फौरन से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पर उसके ओरा ब्लेड को देखकर ये मिस्टीरियस बंदा काफी हैरान हो जाता है और वो इस जगह पर किसी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है। तभी जो जेक होता है वो उससे दो भागों में बांट देता है, लेकिन जो ये बंदा था उसने किसी अजीब सी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो फौरन से एटम्स के अंदर चेंज होते हुए दूसरी तरफ एकजुट हो जाता है। वहीं पर उसके कपड़े और उसके मैजिक एबिलिटीज को देखकर जेक अपने मन के अंदर ये सोचता है कि ये सारी चीजें देखकर मुझे ये लगता है कि ये डेजर्ट स्कॉर्पियन क्लैंग से मौजूद होगा, क्योंकि वो यहाँ पर फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से ये एक सिक्स्थ सर्कल का है। मुझे ये नहीं लगा था कि जो एम्पायर है वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा होगा। तभी जो जेक होता है वो माना रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हुए उसके उस मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ये बंदा ये कहता है कि तो तुम इस जगह पर प्योर ब्लडेड ड्रैगन हो। वहीं पर वो ये सब कहने के बाद यहाँ पर किसी स्क्रोल को फाड़ते हुए एक काफी पावरफुल चाइमेरा को अपीयर करता है और वो बंदा आगे ये कहता है कि ये मेरा ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है, यहाँ तक कि एक ड्रैगन भी उससे हरा नहीं सकता है। और वो अपने चाइमेरा से जेक के ऊपर अटैक करवा देता है। वहीं पर जो जेक होता है वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा था, लेकिन तभी वो इस जगह पर अपने गेल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पंजे के नीचे से गायब होता हुआ ऊपर आसमान में चला जाता है और वो ऊपर की तरफ से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जेक को उसकी पीठ के पीछे भी कोई भी कमजोर हिस्सा नजर नहीं आता है, इसलिए वो वापस से नीचे आ जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर जेक ये सब कहने के बाद लगातार इस जगह पर उस चाइमेरा के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी सिस्टम उससे ये बताता है कि तुम यहाँ पर अपने इन्नेट ऑथोरिटी ड्रैगन कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हो। क्या तुम इस ड्रैगोनिक टारगेट को कमजोर करना चाहते हो? वहीं पर ये सुनकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या यह पॉसिबल हो सकता है, और वो ये सब सोचने के बाद फौरन से अपने ड्रैगन्स डिग्निटी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पर इस कारण से जो ये काइमेरा होता है वो जेक से डरना चालू कर जाता है। ये देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि जबकि ये काइमेरा मेरे से डर रहा है तो शायद से उस बंदे ने इससे बनाते वक्त ड्रैगन के किसी ट्रेट का इस्तेमाल किया होता है। तभी सिस्टम उससे ये पूछता है कि क्या तुम ड्रैगोनिक कंट्रोल को एक्टिवेट करते हुए उस टारगेट को सबजुकेट करना चाहते हो? इस पर जेक इसके लिए मान जाता है और फौरन से उस काइमेरा के पांव के नीचे से एक फॉर्मेशन अपीयर होते हुए गोल्डन चेन उससे पकड़ लेती है और इसी के साथ ही जो ये काइमेरा मॉन्स्टर होता है वो जेक के कंट्रोल पर आ जाता है। वहीं पर उसे जेक से ऐसा बर्ताव करता हुआ देखकर ये पर्सन परेशान होते हुए ये कहता है कि आखिर ये काइमेरा मेरे कमांड को क्यों नहीं मान रहा है। तभी जो जेक होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए काइमेरा से ये कहता है कि जाओ और उसका बैंड बजा दो। वहीं पर कुछ समय के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये मिस्टीरियस बंदा यहाँ पर खत्म हो चुका था। वहीं पर जेक उसके सामानों को छेड़छाड़ करते हुए ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा नाम ये था, तुम्हारा नाम गुराउ अल रोमानी था। मुझे ये लगा था कि जो ये बंदा होगा वो स्कॉर्पियन क्लैन का सेकंड इन द कमांड होगा। तभी जेक की नजर काइमेरा पर पड़ती है जो कि काफी प्यार से जेक की तरफ देख रहा था। इस पर जेक उससे ये पूछता है कि आखिर तुम इस तरीके से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तभी सिस्टम उससे ये पूछता है कि क्या तुम इस ड्रैगन को एक नाम देना चाहते हो? अगर तुम इसे नाम दे देते हो तो तुम जब चाहो तुम इससे बुला सकते हो। इस पर जो जेक होता है वो उसे उसी बंदे का नाम दे देता है जिसे कि उसने थोड़ी देर पहले मारा था। वो ये कहता है कि आज से तुम्हारा नाम गुराउ है। ये सुनकर इस बंदे के तो मुंह से खून निकल जाता है और उसे ये बात पसंद नहीं आता है। इस पर जेक ये कहता है कि तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन इसके लिए काफी लेट हो चुका है। वहीं पर इसी के साथ ही जेक वापस डॉन जुआन से मिलने के लिए जाता है। वहीं पर डॉन जुआन उससे ये कहता है कि ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि तुमने यहाँ पर उस डरपोक पाउलो को एलिमिनेट कर लिया है। इस पर जेक ये कहता है कि मैंने अपने वादे को पूरा किया। डॉन जुआन ये कहता है कि हाँ, तुमने अपने आप को प्रूफ कर लिया, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। और वैसे भी मैं इस जगह पर ताकतवर वॉरियर्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ और मैं
उसी तरीके से तुम्हें देखता हूँ। इस पर जैक अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या बच्चे वो तो इस जगह पर ये नाम देकर उन्हें एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है। वहीं पर इस चीज की वजह से जैक काफी गुस्से के अंदर अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं फिर से तुम्हें अपने इन दोनों हाथों से मारूंगा। तभी डॉन जुआन जैक के पास जाकर ये कहता है कि जैक मुरे, तुम पीछे की तरफ देखो, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे तोहफे रेडी किया है। वहीं पर ये देखकर जैक भी काफी हैरान हो जाता है। डॉन जुआन आगे ये कहता है कि तुम तो इस जगह पर मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे ना, तो तुम्हें इस जगह पर मेरी तरफ से भी मेरे ट्रस्ट का प्रूफ चाहिए ना। वहीं पर जैसे ही जैक उन तोहफे को अनलॉक करके देखता है तो उनके अंदर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं बंदों का सर होता है जिससे कि पहली बार जैक ने मीटिंग के दौरान मुलाकात करी थी। डॉन जुआन जैक से ये पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। इस पर जैक स्माइल करते हुए ये कहता है कि ऑफ कोर्स बॉस। जैक अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी बेहतरीन है, ये सारी चीजें प्लान के मुताबिक ही चल रही है। अभी के वक्त पर सिंडिकेट के एग्जीक्यूटिव्स का खात्मा हो चुका है, अब बस मुझे इस जगह पर री को सबसे ऊपर लेकर आना है। तभी डॉन जुआन आगे ये कहता है कि हालांकि यहाँ पर एक और मुश्किलात आ चुकी है। जैक इसके बारे में पूछता है। डॉन जुआन ये बताता है कि हमें ये पता चला है कि पाबेला को ये पता चल चुका है कि हम लोगों ने ही उनके ऊपर अटैक कराया था। इस पर जैक भी अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो तो जाहिर था। तभी डॉन जुआन आगे ये कहता है कि जबकि उन्हें इसके बारे में पूरे तरीके से पता चल चुका है तो मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें और इसके बारे में पता चले। तुम जाओ और इस जगह पर और साउथर्न कॉन्टिनेंट के मास्टर को सबक सिखाओ। इस पर जैक ये कहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा और ये काम करूंगा। यह सुनकर डॉन जुआन हैरान हो जाता है। जैक उससे ये कहता है कि हाँ, मैं पाबेला जाऊंगा और मैं आपकी इच्छा उन्हें बताऊंगा, लेकिन इसके रिटर्न में मुझे एक फेवर चाहिए। आपको इसके बदले री को कुछ पावर देना होगा ताकि वो इस सिंडिकेट की नई कोर बन सके। इस पर डॉन जुआन कुछ देर सोचकर ये कहता है कि ठीक है, अब मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। और वो आगे चुटकी बजाते हुए ये कहता है कि और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर इस कार्टेल के ग्रेटेस्ट हिटमैन के स्क्वाड को तुम्हारे पीछे भेजूंगा। वह उसके चुटकी बजाते के साथ ही काफी सारे बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर जो उनका लीडर था वो जैक के पीछे अपीयर होता है। उसे देखकर जैक अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो वही है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें पाओलो सेंटोस के टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एबेल अपने साथियों के साथ आया था। वहीं पर उसका साथी उससे ये बताता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। यहाँ पर यह पक्का हो चुका है कि जो इंपीरियल इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इधर से ही सामने की तरफ गई थी और हमें इसके अलावा कुछ और भी पता नहीं चला है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर लगभग एक स्क्वाड मेज और नाइट्स यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर फाइट भी हुआ था। इस पर एबल नीचे की तरफ एनर्जी को चेक करते हुए ये कहता है कि नहीं, यहाँ पर स्क्वाड नहीं आई थी बल्कि यहाँ पर एक अकेला बंदा आया हुआ था। यह सुनकर उसका साथी हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर आपका ये कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर तो स्वर्ण और मैजिक दोनों के निशान हैं। इस पर एबल उससे यह कहता है कि वो पक्का एक रेड नाइट होगा और उसने अकेले ही सबका सामना किया होगा। यह सुनकर उसका साथी खामोश हो जाता है। एबल आगे ये कहता है कि यहाँ पर कुछ निशान बाकी थे लेकिन उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले ही कवर अप कर लिया था, इसलिए हम और कुछ नहीं खोज पाएंगे। इसलिए मुझे ये जानना है कि आखिर जो एम्पायर वो क्या छुपा रही है। वहीं पर यह सुनकर उसका साथी परेशान होते हुए एबल को रोकते हुए ये कहता है कि क्या आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जा रहे हैं, क्या हो अगर आगे जाकर प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। इस पर एबल ये कहता है कि विलियम, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे कि मैं मिस नहीं कर सकता हूँ और ये चीज मेरी इंस्टिंक्ट मुझे बता रही है। तुम्हें तो ये अच्छी तरीके से पता है कि आखिर मैं कितना उत्सुक हूँ ड्रैगन और एम्पायर को मेरा बनाने के लिए। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पाबेला कार्टेल पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ के लोगों को एक बोट आते हुए नजर आती है और वो बंदे नीचे वाले बंदों से ये पूछते हैं कि आखिर तुम लोग किसके साथ हो। वहीं पर नीचे की तरफ जैक की टीम होती है। वहीं पर जैक फौरन से अपने स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करता हुआ उस पर्सन को खत्म करते हुए नीचे की तरफ गिरा देता है। वहीं पर ये पर्सन नीचे की तरफ पानी में गिरने ही वाला होता है कि तभी जो वो हिटमैन का लीडर होता है वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को दीवार में खपचा देता है। ये देखकर जैक अपने मन के अंदर ये कहता है कि हम इस तरीके से उनका सामना कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आवाज ना आए। ये बंदा तो सच में काफी अमेजिंग है। तभी वो इस लीडर से ये कहता है कि सिमोन ऊपर की तरफ आओ। तो इस बंदे का नाम सिमोन है। जैक
जेक इस बंदे के बारे में बताते हुए ये कहता है कि इसका नाम सीमेन सापातारो है। इसी पर्सन ने मुझे साउथर्न स्टाइल मार्शल आर्ट और असेसिन्स की टेक्निक को सिखाया था। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि मैककेन कार्टेल के अंदर सारी चीजें काफी बकवास है, लेकिन ये इकलौता ऐसा बंदा था जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ। और यहाँ पर रिग्रेस होने के बावजूद भी जो हमारी बैटलिंग साइनरी है वो काफी इनक्रेडिबल है। ये काफी बेहतर रहेगा उस बंदे को अपने साथ में लाना। वहीं पर ये लोग सिटी के अंदर जाते हुए ये कहते हैं कि यहाँ पर पूरे सिटी के अंदर फोर्सेस फैली हुई है। सिमोन ये कहता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग सेंट्रल एरिया के अंदर जा सके। इस पर जेक हमें जवाब देता है। वो आगे ये कहता है कि जो ये जगह है वो ओरिजिनली होली एम्पायर का हुआ करता था, तो जरूर यहाँ पर अंडरग्राउंड रास्ते होंगे। इस पर साइमोन ये पूछता है कि क्या तुम अंडरग्राउंड जाओगे? ये बात सेंस नहीं करती है, आखिर तुम उस भूल भुलैया के अंदर रास्ता कैसे खोजोगे? इस पर जेक ये कहता है कि तुम देखते जाओ, वहाँ जरूर रास्ता मिलेगा। वहीं पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं इस जगह पर अपने मिनी मैप के गाइड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इन्हें उस भूल भुलैया के अंदर लेकर जाऊंगा। वहीं पर रास्ते में जेक मिनी मैप को देखते हुए ये कहता है कि यहाँ पर भी काफी सारे फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन ये बात काफी बुरी है कि मैं यहाँ पर रेड नाइट को लोकेट नहीं कर सकता हूँ। मैं सारे रेड नाइट से नीचे वाले लेवल के बंदों के बारे में इस मिनी मैप के अंदर देख सकता हूँ, लेकिन रेड नाइट को नहीं। और इस चीज की वजह से मेरी लास्ट टाइम काफी हालत खराब हुई थी। वहीं पर जेक उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे ये कहता है कि हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से हम लोग सेपरेट करने वाले हैं। तुम सारे लोग जितना हो सके आसपास बॉम्ब्स को प्लांट कर लो। मैं जा रहा हूँ सेकंड इन द कमांड मेथियो को इस जगह पर खत्म करने के लिए। इस पर सिमोन और उसके साथी इसके लिए मान जाते हैं और जेक आगे की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं पर जो जेक होता है वो इस जगह पर अपने रास्ते में आने वाले रुकावटों को हटाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं माथियो को यहाँ पर मार डालता हूँ तो जो पाबेला का बॉस है वो काफी गुस्सा होगा और इस चीज की वजह से मैककेन और पाबेला के बीच जंग हो सकती है। लेकिन क्या डॉन जुआन सच में मुझे ऐसा करने के लिए यहाँ पर भेजा है? वो इस जगह पर काफी केयरफुल है, वो ऐसे ऐसे कांड करता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि उसने हमें यहाँ पर सही इरादे से भेजा होगा। अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है तो हम सारे लोग यहाँ पर से मुर्दा जाएंगे। अगर वो सच में यहाँ पर पावेला को वार्न करना चाहता है तो वो थोड़ा मोड़ा सेक्रीफाइस तो कर सकता है, लेकिन डॉन जुआन तुमने मुझसे पंगा लिया है, इसलिए मैं पक्का यहाँ पर मेथियो को मारूंगा। वहीं पर वो फौरन से एक टनल से बाहर की तरफ निकलते हुए काफी सारे पाबेला के लोगों से टकरा जाता है। वहीं पर वो लोग आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही जेक काफी तेजी से उन सारे बंदों को मार देता है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी अजीब है, मुझे ये लगा था कि यहाँ पर जो पाबेला है और जो एम्पायर है वो साथ में काम कर रहा है, तो आखिर यहाँ पर इंपेरियल सोल्जर्स का है नहीं है और ना ही यहाँ पर मिनी मैप के अंदर कोई रिएक्शन आया था। उसकी ये कहते के साथ ही यहाँ पर एम्पायर के सोल्जर्स आ जाते हैं। वहीं पर उन्हें अचानक से देखकर जेक भी हैरान हो जाता है। वहीं पर वो सारे एम्पायर के नाइट्स जेक के ऊपर हमला बोल देते हैं। वहीं पर जेक भी उनकी तरफ हमला करने के लिए जाना शुरू कर जाता है। वहीं पर वो सबसे पहले एक सोल्जर के अटैक को डॉज करता हुआ ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने नाइफ से उसे खत्म कर देता है। वहीं पर जो एक मेज होता है वो अपने मेज स्क्वाड का इस्तेमाल करते हुए जेक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेक स्विफ्ट स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक्स को डॉज करता हुआ फौरन मेज स्क्वाड के पास जाते हुए एलिमेंटल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे मेज स्क्वाड को खत्म कर देता है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो सारे लोग इंपेरियल फैमिली के अंदर काफी कमजोर हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर जो एम्पायर है वो इन कमजोर लोगों को यहाँ पर भेज रहा है। तभी जो जेक होता है वो बचे हुए सोल्जर से ये कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। वहीं पर उसने अपने ड्रैगन के डिग्निटी स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और वो काफी डरावने अंदाज में उनसे ये कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर जीना चाहते हो तो तुम लोग अभी फौरन से यहाँ पर चले जाओ, अगर तुम लोग यहाँ पर मरना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। वहीं पर इस कारण से वो सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं। वहीं पर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेक ने सारे लोगों को खत्म कर दिया होता है और वो ये कहता है कि आखिर जो एम्पायर है वो करना क्या चाहता है। साउथ की तरफ आते हुए तभी ऊपर की तरफ एक अजीब सा चोगे पहने हुए पर्सन अपीयर होते हुए ये कहता है कि तो यहाँ पर एक चूहा हमारे ग्रेट प्लान को इंटरप्ट कर रहा है। उसे देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर वो यहाँ पर कब
कब आया, मैंने उससे बिल्कुल भी सेंस नहीं किया। वो उस पर्सन से ये पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी जो ये बंदा होता है वो अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सारे मरे हुए सोल्जर्स को ज़ॉम्बी के रूप में ऊपर की तरफ उठा लेता है और वो जैक से ये कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। वहीं पर जो जैक होता है वो उन सोल्जर्स को वापस मारते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसने एक ही बार में इतने सारे ज़ॉम्बीज को उठा लिया। वो सच में एक हाई लेवल का ब्लैक मेज होगा, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादातर ब्लैक मेज होते हैं वो तो स्कॉर्पियन क्लैन से होते हैं ना, तो आखिर उसके पास वो स्कॉर्पियन क्लैन का सर्कल क्यों नहीं है। वहीं पर जैक गुस्से के अंदर एक ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। वहीं पर ज़ॉम्बी को मारते के साथ ही जैक को 10 कर्मा पॉइंट मिलते हैं। वहीं पर कर्मा पॉइंट मिलते के साथ ही जैक का जो पूरा का पूरा मूड होता है वो चेंज हो जाता है और वो खुश होते हुए ये कहता है कि ये काफी बेहतरीन है और वो उन ज़ॉम्बीज को बड़े मजे से मारता हुआ कर्मा पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा था और उसने देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया था। ये देखकर वो मिस्टीरियस बंदा फौरन से यहाँ पर से चला जाता है। ये देखकर जैक भी हैरान होता है। वहीं पर वो आगे बढ़ते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो मुझे बाद में उस आदमी को कर्मा पॉइंट्स के अंदर बदलना पड़ेगा और चाहे जो कुछ भी हो मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। मैं जल्दी ही मेटियो के ऑफिस के अंदर पहुंच जाऊंगा और वो बंदा जल्दी आने वाला है। उसकी ये कहते के साथ ही एक नाइफ उसके गले के अंदर आ जाती है और सामने की तरफ साइमोन अपीयर होता है और उसने ही उस नाइफ को जैक के गले के ऊपर रखा हुआ था। जैक उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था साइमोन। जैक आगे ये कहता है कि तो ये कारनामा डॉन जुआन का है, उसने ही तुम्हें मुझे बातचीत आगे बढ़ने से पहले खत्म करने का हुक्म दिया होगा। वहीं पर सिमोन आगे कुछ नहीं कहता है और वो जैक के और पास जाकर उससे ये कहता है कि जो हमारे बॉस है वो पाबेला कार्टेल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए इसके लिए तुम जैसे कमजोर बंदे की जरूरत नहीं है। जैक उससे ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम लोगों को इस जगह पर पाबेला के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में पता भी नहीं चलता। सिमोन ये कहता है कि हम लोग इस जगह पर री का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे बिना भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। तभी जो जैक होता है वो इस जगह पर अपने हीलिंग फैक्टर को बंद करते हुए फौरन से सिमोन के स्वर्ड को अपने गले के अंदर हल्का सा घुसाते हुए ये कहता है कि तो अब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे सेदो लेस घोस्ट। वहीं पर ये सुनकर सिमोन हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हें मेरा पिछला नाम कैसे पता है। जैक ये कहता है कि सिमोन सापेटारो, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में भी पता है और मुझे ये भी पता है कि आखिर तुम डॉन जुआन के लिए काम क्यों कर रहे हो। सिमोन हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। जैक उससे ये कहता है कि क्या तुम इस जगह पर कुश्को किंगडम के लास्ट ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। वहीं पर ये सुनकर सिमोन काफी सीरियस हो जाता है और वो जैक से ये पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। वहीं पर वो जैक को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी जैक अपने स्वर्ड को समन करते हुए उसके स्वर्ड को जमीन में चिपका देता है। सिमोन ये पूछता है कि आखिर तुम्हें हमारे बारे में कितना पता है, आखिर तुम कौन हो। इस पर जैक उससे ये कहता है कि मैं ड्रैकर का डायरेक्ट डिसेंडेंट में से एक डिसेंडेंट हूँ, मेरा नाम जैक ड्रैकर है। वहीं पर उसके बारे में सुनकर सिमोन हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या तुम वही यंगेस्ट ब्लू नाइट हो। अगर इस चीज के अंदर ड्रैकर इन्वॉल्व होता है तो ये पूरे साउथर्न कॉन्टिनेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस पर जैक उससे ये बताता है कि इसके अंदर मेरे फैमिली का कोई भी हाथ नहीं है, मैं अपने आप ही ये काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिमोन ये कहता है कि आखिर तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और साथ ही साथ आखिर तुमने अपना नाम मेरे सामने रिवील क्यों किया, तुम इसे छुपा कर भी रख सकते थे। इस पर जैक सिमोन से स्वर्ड को छुड़वाते हुए ये कहता है कि तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, डॉन जुआन के साथ नहीं। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं कुश्को के ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करूंगा और साथ ही तुम्हारी हेल्प करूंगा इस किंगडम को वापस से बनाने के लिए। ये सुनकर सिमोन हैरान हो जाता है। जैक उससे ये कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि इसके ऊपर बिलीव करना काफी मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये ऑलरेडी पता होगा कि मैकन के अंदर रहना ये बेफजूल हो जाएगा। तुम इसके बारे में सोचो, अगर तुमने डॉन जुआन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर मार दिया तो आखिर जो पाबेला के लोग हैं वो क्या करेंगे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि डॉन जुआन तुम लोगों के लिए रीइंफोर्समेंट भेजेगा। सिमोन ये कहता है कि नहीं, हमने हमेशा अपने आप को
बचाया है। और साथ ही साथ जब कुछ को किंगडम इस जगह पर बर्बाद हुआ था तो कार्टेल के लोगों ने ही हमें जमीन दी थी रहने के लिए। इस पर जेक उससे ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि जो डॉन जुआन है वो प्रीवियस रॉयल नाइट्स यानी कि तुम लोगों को इस जगह पर डिसअपियर करना चाहता है और इसके बाद वो काफी हाई प्राइजेस के अंदर रेबल्स को प्रिंसेस को बेच सकता है। वहीं पर इसी के साथ ही जेक हमें कुछ को किंगडम के इतिहास के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि कुछ को किंगडम 10 साल पहले बर्बाद हुआ था और इसी चीज की वजह से सिमोन ने फिलहाल में ही पैदा हुए प्रिंसेस को अपने साथ लाकर बॉर्डर के पास रिफ्यूजी लिया था और वो उसने ताकतवर बनने के लिए एक आउटलो बन गया ताकि वो ताकतवर होकर रेबेल्स को हराकर अपने प्रिंसेस को उनकी गद्दी तक पहुंचा सके। और इसी चीज की वजह से वो डॉन जुआन के नीचे हिटमैन बना था, लेकिन डॉन जुआन को सिमोन के पास्ट के बारे में ऑलरेडी पता था और आखिर में मेरे पास्ट लाइफ के अंदर सिमोन इस जगह पर मारा गया और प्रिंसेस को भी रेबल फोर्सेस के हवाले बेच दिया गया था। उसने अपनी आखिरी पलों में मुझसे ये कहा था कि मैं उसके जाने के बाद प्रिंसेस का ख्याल रखूं, लेकिन जब तक कि मैं उसे खोज पाता सारी चीजें तबाह हो गई थी। प्रेजेंट में जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सिमोन तुम मेकन को छोड़ दो। सिमोन आगे ये कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं तुमसे इसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे जो लगा था कि मेकन हमेशा स्टेबल रहेगा वो तुम्हारे आने की वजह से काफी गंदे तरीके से सेक कर रहा है। जब से बॉस यहाँ पर पाबेला के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं जो ये सिचुएशन है वो और भी अजीब हो रही है। जेक ड्रैकर आखिर तुम्हारा अल्टीमेट मकसद क्या है? जेक ये बताता है कि तुमने पहले ये कहा था कि मुझ जैसे कमजोर की यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये दोनों कार्टेल्स हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर दे और जब इस जगह पर ये वार ओवर होगा तो मैं मैकन के पीछे जाऊंगा। ये सुनकर सिमोन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो इसका असल मकसद डॉन जुआन है। जेक आगे ये कहता है कि सिमोन मैं सीरियस हूँ, मैं सच में ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करो। इस पर सिमोन ये कहता है कि तुम मुझसे दो चीजें वादे करो, तुम मेरी हेल्प मत करना बल्कि मेरे साथियों की भी हेल्प करो तुम्हें ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही साथ तुम ये वादा दो कि तुम इस जगह पर कोचको किंगडम के ब्लड लाइन की हेल्प करोगे ताकि वो किंगडम को रिस्टोर कर सके और तुम उनसे सच्चा बात करना। इस पर जेक ये कहता है कि मैं एक नाइट के ऊपर कसम खाते हुए ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर जो सिमोन था वो इस जगह पर जेक के अंदर में आ जाता है और वो उसे अपना मास्टर स्वीकार लेता है। तभी जेक आगे ये कहता है कि अच्छा सिमोन इन सभी फॉर्मेलिटीज को बंद करो और खड़े हो, मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि आखिर तुम बाहर कैसे निकल सकते हो, आखिर तुम्हारे बाकी के सब ऑर्डिनेट्स कहाँ गए। इस पर सिमोन ये बताता है कि जब मैं इस जगह पर सिग्नल दूंगा तो वो लोग एक्सप्लोडिंग्स को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए बाहर की तरफ भागेंगे। इस पर जेक उससे ये कहता है कि तो तुम उन्हें अभी भेजो और तुम अपने सब ऑर्डिनेट को अंडरग्राउंड के पाथ एंट्रेंस के पास बुलाओ और तुम इस बात को समझ लो कि अब मैं मेथियो को इस जगह पर मारने के लिए जा रहा हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही ये दोनों बंदे आपस से अलग हो जाते हैं। वहीं पर जो जेक था वो मेथियो को पकड़ चुका था और उसने काफी गंदे तरीके से मेथियो की हालत कर दी थी। मेथियो जेक से ये कहता है कि क्या तुम्हें यह लगता है कि मेकन ये सब करने के बाद सेफ रहेगा? जेक उससे ये कहता है कि नहीं, अगर जो ये वार है वो टूट पड़ती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से होगा। वहीं पर जेक एक लेटर को इसके मुंह के अंदर ठूस देता है। उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि जो कोई भी मेकन के ऊपर हमला करेगा वो हमेशा के लिए नर्क में सड़ेगा और इसी के साथ ही वो मेथियो को खत्म कर देता है। वहीं पर वो बाहर निकलते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि टाइम रहते मैंने यहाँ पर पाबेला के सीक्रेट चीजों को बाहर की तरफ निकाल लिया है। तभी उससे मुलाकात करने के लिए सिमोन आता है और वो उससे कहता है कि बॉस मैंने अपने सब ऑर्डिनेट्स को सिग्नल भेज दिया है। तभी जो जेक होता है वो सिमोन के सामने आते हुए अपने स्वॉर्ड को अपीयर करते हुए ये कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो। वहीं पर जेक इसलिए ऐसा किया हुआ था क्योंकि यहाँ पर पाबेला के लोग आ चुके थे और उन्होंने उनके ऊपर हमला बोल दिया था। तभी जो जेक होता है वो अपने ब्लेज फील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन पाबेला के लोगों के ऊपर टूट पड़ता है और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडरग्राउंड पैसेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों लोग आ चुके थे। वहीं पर सिमोन अपने साथियों को ये बताता है कि सभी लोग हमारे नए बॉस को ग्रीट करो। इस पर सारे लोग जेक को ग्रीट करते हैं। वहीं पर जेक आगे ये कहता है कि हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे, अभी हमें मूव करना चाहिए क्योंकि वो जल्दी हमें ट्रैक करना चालू कर देंगे। वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग मूव करना चालू कर देते हैं। वहीं पर रास्ते में जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो लोग हमारे पीछे आ चुके हैं। तभी वो अपने साथियों को रोक कर ये कहता है कि
रुक जाओ, हम लोग यहाँ पर से अलग होंगे, मैं उन लोगों को अपने पीछे लेकर जाऊंगा और तुम अपने सबऑर्डिनेट को यहाँ पर से लेकर चले जाना। और जब तुम लोग यहाँ पर जाओगे तो तुम लोग सिंडिकेट के अंदर रीस से मुलाकात करना। अगर तुम मेरा नाम का इस्तेमाल करोगे तो वो लोग तुम्हारी बात को समझ जाएंगे। इस पर सिमोन परेशान होते हुए ये कहता है कि लेकिन जो प्रिंसेस है वो अब भी मेकन कार्टेल के अंदर है। जेक ये कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने इसके बारे में पहले जानकारी नहीं ले रखी थी। वहीं पर इसी के साथ में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जेक ने फिलिप लियोनहार्ट के हायर किए हुए मर्सनरीज को एक लड़की को छुड़ाने के लिए कहा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस थी और वो इस जगह पर अभी सिमोन को ये बताता है कि उससे ऑलरेडी बचा लिया गया है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉन जुआन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खबरों को सुनकर डॉन जुआन गुस्सा करते हुए ये कहता है कि क्या ये बात सेंस मेक करती है। हमारे पाबेला कार्टेल के ऊपर हमला किए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और इसी 1 महीने के अंदर हमारे ऊपर पाबेला के लोगों ने काफी दफा अटैक किया है और इस चीज की वजह से आधे एग्जीक्यूटिव हमारे मारे जा चुके हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो दोनों तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे, इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए इस रेकलेस से मिशन के अंदर भेजकर उन्हें खत्म करने की कोशिश करी थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने यहाँ पर मेथियो को मारकर पाबेला को गुस्सा दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। तभी जो उनमें से एक एग्जीक्यूटिव था वो डॉन जुआन से ये कहता है कि क्यों ना इस जगह पर आप कुछ टाइम के लिए मेकन से अपनी दूरी बना ले। इस पर डॉन जुआन ये कह रहा है कि तो तुम्हारे ये कहने का ये मतलब है कि मैं एक डरपोक की तरह भाग जाऊं। इस पर ये एग्जीक्यूटिव ये कहता है कि नहीं, जो क्रेजी पायरेट्स हैं वो अभी के वक्त पर बदला लेने के लिए पागल हो चुके हैं। वो जरूर यहाँ पर ये बिना जाने हुए मेकन के अंदर वार करेंगे कि आप यहाँ पर है या फिर नहीं, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस पर डॉन जुआन ये कहता है कि तुम्हारा ये मतलब है कि तुम उन्हें यहाँ पर लाओगे और उन्हें एक ही बार में तबाह कर दोगे। वो एग्जीक्यूटिव हाँ में जवाब देता है और वो ये कहता है कि और हाँ, आप अपने विला के अंदर रहकर हमें कमांड कर सकते हैं। इसके लिए डॉन जुआन मान जाता है और वो ये कहता है कि जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, जो क्राइसिस होती है वो हमेशा हमें ताकतवर करती है और ये उससे अलग नहीं है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर बचे हुए एग्जीक्यूटिव हमें जवाब देते हैं। वहीं पर सारे एग्जीक्यूटिव के जाने के बाद वही सलाह दिखाने वाले एग्जीक्यूटिव को दिखाया जाता है जो कि यहीं पर था। तब उसके पीछे से जेक अपीयर होता हुआ उसके गले में स्वर्ड को रखते हुए ये कहता है कि तुमने काफी अच्छे से बात करी। इस पर वो एग्जीक्यूटिव ये कहता है कि मैंने वही कहा जो कि तुमने मुझसे कहा था। तुमने ये कहा था कि मैं बॉस को उसके विला के अंदर भेजूं, तो प्लीज मुझे जिंदा रहने दो। लेकिन जेक उससे खत्म करते हुए ये कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और तुम्हारा शुक्रिया आदम। अब मैं इस जगह पर मेन डिश का मजा ले सकता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें डॉन जुआन के विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन जुआन आ चुका था। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि वो कभी मुझसे यहाँ पर ला पाएंगे, लेकिन मैं एक ही बार में उन लोगों को वाइप आउट कर दूंगा। वहीं पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन जुआन मस्त बैठा हुआ था। तब उसे किसी की आने की एहसास होती है और वो ये कहता है कि मैंने किसी भी सर्वेंट को नहीं बुलाया था, यहाँ पर से रफा दफा हो जाऊं। लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं कहता है। इस पर डॉन जुआन गुस्सा होते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हुए ये कहता है कि मैंने कहा ना चले जाओ। लेकिन पीछे की तरफ साइमोन होता है। वो आगे ये कहता है कि क्या आप इस जगह पर अपने वेकेशन के अंदर रिलैक्स कर रहे हैं, जबकि जो सिचुएशन है वो काफी गंदी हो चुकी है। अच्छा सॉरी गाइज, ये सिमोन नहीं बल्कि जेक होता है। वहीं पर उसे देखकर डॉन जुआन काफी हैरान हो जाता है। तभी वो आगे ये कहता है कि क्या तुम्हें यह लगता है कि मैंने कभी भी इस पोजीशन के अंदर आने के लिए इन खतरों का सामना नहीं किया है। वहीं पर वो आगे ड्रिंक को सर्व करते हुए ये कहता है कि ये बकवास है। तभी जेक उसके ड्रिंक को फोड़ते हुए ये कहता है कि ये काफी परफेक्ट है। मुझे ये लग रहा था कि तुम अपनी जान की भीख मांगोगे। अगर तुम ऐसा करते तो रिवेंज लेना काफी बोरिंग हो जाता। इस पर डॉन जुआन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। वहीं पर वो ये कहता है कि गार्ड्स यहाँ पर आओ और इस बंदे को मेरे सामने झुकाओ। जेक ये कहता है कि कोई भी नहीं आने वाला है। यह सुनकर डॉन जुआन हैरान हो जाता है। जेक आगे ये कहता है कि मैंने ऑलरेडी उन सारे लोगों को मार दिया है। मेरे पिछले लाइफ के अंदर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से दर्द दे सकूं और मैं हमेशा इसके लिए पछताता रहा। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब तुम मेरे सामने एक कुत्ते की तरह पड़े हुए हो, जो कि मैं पास्ट लाइफ में तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह था और मैंने तुम्हारी ऑर्डर की वजह से काफी सारे लोगों को मारा था। इस पर डॉन जुआन घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर
रहे हो, मैंने तुमसे ये कभी भी काम नहीं करवाए। इस पर जेक ये कहता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर मेरे सपने में क्या होता था। वहीं पर वो फौरन से डॉन जुआन को पकड़कर दीवार में लगा देता है और वो उससे ये कहता है कि तुम मेरे सपने के अंदर प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहवाया करते थे, मैंने भी तुम्हारे सामने काफी दफा ये लफ्ज कहे, लेकिन तुम लोगों ने हमारे खून के ऊपर इस जगह पर मौज मस्ती करी, तो अब तुम इस तरीके से भीख मांगो। वहीं पर वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी डॉन जुआन आगे ये कहता है कि नहीं, मुझे गोद ने चूज किया है, मैं यहाँ का सेवियर हूँ। तभी जेक उसके कान को काट के अलग कर देता है और वो उसे काफी अच्छे तरीके से टॉर्चर करता है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब तुम धीरे धीरे मरो। वहीं पर इसी के साथ ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेक री से मुलाकात करने के लिए आता है। वहाँ पर सिमोन भी मौजूद था। वहीं पर री जेक से ये पूछती कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। जेक ये कहता है कि हम, और मुझे ये बताओ कि आखिर सिंडिकेट के अंदर क्या चल रहा है। री ये कहती है कि तुम जैसा चाह रहे थे वैसा ही हुआ। यहाँ पर जितने भी लोग पावेला के साइड ले रहे थे उन सारे एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पर डॉन जुआन के जरिए ही मारा गया, और जो यहाँ पर फील्ड ऑपरेशंस हैं वो अब मैं संभाल रही हूँ और ये सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं। तभी जेक उससे कुछ देते हुए ये कहता है कि ये बढ़िया है, अब से तुम इस सिंडिकेट को संभालने वाली हो। वहीं पर इन कागजात को देखकर री ये पूछती है कि आखिर ये क्या है। क्या ये रियनहार्ट मर्चेंट ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं पर जेक अपने बालों को रखते हुए ये कहता है कि मुझे ये सुनने को आया है कि जो मर्चेंट ग्रुप है वो यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने वाली है, और इस चीज की वजह से हम लोग काफी हाई क्वालिटी के सोमा को प्रोड्यूस करते हुए उनके जरिए डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। अगर हम लोग सोमा को अच्छे से रिफाइन करते हैं तो वो एक दवाई बन सकती है, और जो उनकी ट्रांसपोर्टिंग है वो तुम्हारे हवाले कर देंगे। इस पर री हैरान होते हुए कहती है कि और आखिर जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होगा और उससे कौन जलाएगा। वहीं पर जेक जा रहा था। री उससे ये पूछती है कि अगर उसके अंदर हमारा नाम होगा तो मुझे ये नहीं लगता है कि हम लोग कानून के सफेद साइड पर आ पाएंगे। जेक जाता है वह ये कहता है कि जब हम लोग कुछ को किंगडम की हेल्प करेंगे तो हमें हमारी कल्टीवेशन परमिट मिल जाएगी, और उसके बाद मेरे पास सारी चीजों के लिए प्लान है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। वहीं पर री उसे रोकती रह गई, लेकिन जेक यहाँ पर से चला गया। वहीं पर जंगल में जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि चलो सारी चीजों को यहाँ पर साफ सफाई कर ले। तभी वो आगे ये बताता है कि मुझे यहाँ पर प्रिंस केलोस से यहाँ पर पर्सनल इनविटेशन आया है। यहाँ पर देकर ने मुझे यह बताया था कि बैंक्वेट के बाद से जो प्रिंस था वो इस जगह पर वापस नहीं आया है, और वो अभी एटलस के अंदर ही रहने वाला है, लेकिन उसे यहाँ पर से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर जाने में कुछ दिन लगेंगे। अगर मैं वहाँ पर लेट पहुँचता हूँ तो वो जो बंदा है उससे मेरे ऊपर शक हो सकता है, इसलिए मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा, वरना उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो मैकन बर्बाद हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। वहीं पर जेक आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि यह शायद से उन्होंने मेरे ऊपर शक कर लिया है और इस चीज की वजह से उन्होंने मुझे समन किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। तभी वो इस जगह पर अपने 600 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम के जरिए एटलस होटल स्काई लॉन्ज के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं पर वो उस रूम के अंदर जाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि कैलोस को यहीं पर होना चाहिए। वहीं पर जो कैलोस था वो यूरी की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि जेकब तुम इस जगह पर आ जाओ। वहीं पर मैं एबल को भी दिखाया जाता है, वो भी इस जगह पर होता है और वो काफी अजीब सी स्माइल जेक की तरफ दिखा रहा था। वहीं पर जेक आगे प्रिंस केलोस को ग्रीट करते हुए ये कहता है कि मैं जेक ड्रैकर आपको अपनी रिस्पेक्ट पेश करता हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप मुझे देखना क्यों चाहते थे। प्रिंस केलोस ये कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक काफी सीरियस मामले के लिए बुलाया है। तभी वो अपने हाथ में ड्रिंक को लेकर जेक के पास जाकर उससे ये कहते हैं कि भले जो विलियम और एबल है वो अपने काम के अंदर काफी बढ़िया है, लेकिन वो लोग जल्दी नशे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि जल्दी नशे के अंदर नहीं जाते हो, और इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो पिछली दफा मैंने यही इंप्रेशन इनके ऊपर छोड़ा था। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर एबल और विलियम भी मौजूद है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों ने आपस में क्या बातें करी होंगी, और एबल की आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि वो मुझसे अलग से बात करना चाहता है। तभी प्रिंस जेक से आगे ये कहता है कि
चलो यहाँ पर खड़े रहने की अब जरूरत नहीं है, बैठकर ड्रिंक करो। वहीं पर इसी के साथ ही ये सारे लोग बैठकर ड्रिंक करते हैं। वहीं पर कुछ टाइम के बाद जो विलियम होता है वो पिए हुए प्रिंस को यहाँ पर से लेकर चला जाता है, लेकिन जेक को अभी तक नहीं चढ़ी होती है क्योंकि जो उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस थी उसने अल्कोहल को पॉइजन मानते हुए उसे खत्म कर दिया होता है। ये देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे अभी तक चढ़ी नहीं, मुझे इसके लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी उसके सामने एबल आकर उससे ये कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे ये सुनने को आया था कि तुम क्लोज डोर ट्रेनिंग के अंदर थे, शायद से मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया ना। जेक ये कहता है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन मुझे ये गुस्सा आ रहा है कि मैंने बिल्कुल भी आगे प्रोग्रेस नहीं किया। इस पर एबल ये कहता है कि तो ये अच्छी बात है, तो मैं तुम्हारे पास बैठूंगा और चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। वहीं पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये बंदा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला है। वहीं पर एबल जेक से आगे ये पूछता है कि आखिर तुम हाउस ब्रेकर के बारे में क्या सोचते हो। वहीं पर वो आगे सीरियस होकर ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ड्रैकर्स को एक दिन तबाह कर दूं। वहीं पर ये सुनकर जेक फौरन से पीछे की तरफ हट जाता है। एबल उससे ये कहता है कि तुम्हारे अंदर से तो वही महक आ रही है जो कि मेरे अंदर से आ रही है। यह स्मेल इस टाइप की है जिसने की काफी सारे बैटल्स लड़ी है और काफी जीत हासिल करी है, और इसी टाइप का एक प्योर ब्लड ड्रैगन स्लेयर को ऐसा होना चाहिए था, और तुम इसके लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल हो। तुम एक शिकारी की तरह महकते हो। अगर तुम सच में मेरी तरह एक शिकारी हो तो मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ तुम उसे समझोगे। यूरी अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये लोग तुम हमेशा ब्लड लाइन के बारे में बात करते हैं। जेक आगे एबल से ये कहता है कि तो इसी चीज की वजह से आप एम्पायर के साथ हैं ताकि आप उन्हें भी तबाह कर सके। इस पर एबल आगे ये कहता है कि काफी सारे लोग ये कहते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट एटलस है, लेकिन मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। हमें हर एक चीज के अंदर हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम्हें इसके लिए ताकतवर रहना होगा। तुम इस जगह पर रोमन एम्पायर को देख सकते हो जो कि इस जगह पर लगातार रोड्स बना रहे हैं। वो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ और यहाँ तक कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को भी एक में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो रोड्स कंप्लीट हो जाती है तो सारी जगहों की जो रिसोर्सेस हैं वो रोम के अंदर जाना शुरू कर जाएगी, और इसके बाद जो ये दुनिया है वो अब से काफी बेहतरीन होगी। एक ऐसा राज्य बनेगा जहाँ पर सारे लोग एक होंगे। इस पर जेक ये कहता है कि एक एम्पायर का एम्परर ही ऐसे शब्द कह सकता है। वहीं पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि काइन जिम्मन्स जिससे कि मेरा सामना हुआ था और वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है जिम्मेंस, वो इस जगह पर एबल की एक स्पॉन्सर फैमिली है। ये सारी चीजें सुनकर मुझे ये पता चल चुका है कि जो एबल है और जो जिम्मेंस और जो एम्पायर है वो साथ में जुड़े हुए हैं। वहीं पर एबल आगे जेक से ये कहता है कि जेक तुम मेरे खून के रिश्ते हो, इसलिए मुझे ये बिलीव है कि तुम्हारे पास जिस तरीके का टैलेंट है तुम्हें उसी तरीके का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ में आ जाते हो तो मुझे काफी बेहतरीन तोहफा मिलेगा, इसलिए जेक मेरे पास आ जाओ। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो ये मुझे अपने कैंप के अंदर लेना चाहता है। तभी जेक आगे ये कहता है कि आपका इस ऑफर के लिए शुक्रिया आदम। हालांकि वो पीछे मुड़कर जाता हुआ ये कहता है कि लेकिन मैंने अपने माइंड को ऑलरेडी बना लिया है जो कि काफी डिफिकल्ट है। एबल सीरियस होकर ये कहता है कि तुम इसके लिए पछताओगे। जेक जाता हुआ ये कहता है कि मैं नहीं पछताऊंगा। वहीं पर बाहर जाने के बाद जेक काफी गुस्से में अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि मैं उसका तरह एक हथियारा बनूंगा? नहीं। वहीं पर थोड़ी देर के बाद विलियम इस कमरे के अंदर आकर एबल से ये पूछता है कि आखिर तुम अकेले क्यों हो? एबल कहाँ पर है? इस पर एबल काफी खतरनाक लुक के साथ ये कहता है कि जो मेरा प्यारा छोटा भाई है वो मुझसे अलग रास्ते पर चलना चाहता है और इस चीज की वजह से मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे उस उगने वाले वृक्ष को काटना पड़ेगा। ये सुनकर विलियम भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें जेक को दिखाया जाता है जो कि वल्हाला आ चुका था और वो डीन के ऑफिस के सामने खड़ा था। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं अब 17 साल का हो चुका हूँ और मैं वल्हाला के अंदर सेकंड ईयर में हूँ। ऑफ कोर्स मैं पूरे 5 साल यहाँ पर ग्रेजुएट होने के लिए नहीं रुकने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर अर्ली ग्रेजुएशन एप्लीकेशन को सबमिट किया है ताकि वो मेरे से ग्रेजुएशन की एग्जाम पहले ही ले ले, और इस चीज की वजह से मेरा उसका टेस्ट होने वाला है। तभी यहाँ पर डियागो एक बंदे के साथ आते हुए जेक से ये कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर डीन से मुलाकात करने के लिए आए हुए हो? उसे देखकर जेक हमें जवाब देता है, लेकिन डियागो को किसी के साथ देखकर जेक उस बंदे के बारे में पूछता है। वहीं पर वो अपने
मन के अंदर ये कहता है कि मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा, आखिर ये बंदा कौन है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें डीन के ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीन इन लोगों से ये कहते हैं कि जेक, डिएगो और आस्था, तुम तीनों की टाइमिंग काफी अच्छा है, और बताओ आस्था आखिर ये हफ्ता कैसा था। वहीं पर आस्था का नाम सुनते के साथ ही जेक काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो आस्था एलाडोल्फ था वो एक इल्यूजनरी नाइट माना जाता था उसके पास लाइफ के अंदर, और वो साथ ही साथ डिवाइन नाइट्स में से एक डिवाइन नाइट भी था, जिसके बारे में उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता था। और जेक इस बात से काफी हैरान था कि वो उस जैसे मॉन्स्टर से यहाँ पर मुलाकात करेगा। वहीं पर आस्था आगे ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा दिन, मेरे इंसोमानिया की वजह से मुझे क्लास में अटेंड करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो उसकी इंसोमनिया है वो काफी बढ़ चुकी होगी। तभी डिएगो आस्था से ये कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सोना चाहते हो, अगर हाँ तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर सुला सकता हूँ। आस्था ये कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा सर दर्द कर रहा है, क्या तुम शांत हो सकते हो। जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर आस्था एम्पायर के साइड था, अगर ऐसा है तो मुझे काफी कोशिशें करनी होगी आस्था को मेरे साइड में लाने के लिए। तभी डीन आगे उनसे ये कहते हैं कि मैंने सिंपल सी चीज के लिए तुम तीनों को यहाँ पर बुलाया है, तुम दोनों ही एक ही टाइम पर यहाँ पर अर्ली ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था, और साथ ही साथ बाकी प्रोफेसर ने भी ये बताया कि जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन के लिए उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस मिशन का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे एबिलिटीज को एवेल्यूएट करने के बारे में सोचा है। वहीं पर वो उन मिशन के कागजात को इन लोगों को दे देते हैं, और वो दिन आगे ये बताते हैं कि क्या तुम लोगों ने कभी ब्लैक नाइट की याक्षा के बारे में सुना है। जेक आगे ये कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो एक आउटलो है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट का दुश्मन है। वहीं पर जेक उस बंदे के बारे में बताता है कि वो एक ऐसा दुश्मन है जिसे कि पूरे कॉन्टिनेंट के लोगों ने एक दुश्मन मान लिया है, जिसे कि एलिमिनेट करना काफी जरूरी है, और वो अभी के वक्त पर डेल्फोह के अंदर मौजूद है। और डीन ने हमें ये बताया कि हमारा मिशन ये है कि हमें इस जगह पर डेल्फोह के नाइट ऑर्डर के साथ मिलकर याक्षा को खत्म करना है। वहीं पर डीन आगे ये बताते हैं कि जो आउटलोस होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने ओरा को लोगों को मारने के लिए डेवलप करते हैं, जो उनकी कॉम्बैट स्टाइल होती है वो नाइट से काफी डिफरेंट होती है। इसलिए हमें ये रिक्वेस्ट मिला था कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर पर्पल नाइट या उससे ऊपर वाले लोगों को ही वहाँ पर भेजें, और साथ ही साथ इससे ये बात जाहिर होती है कि ये मिशन आसान नहीं होगा, जो कोई भी पीछे हटना चाहता है वो पीछे हट सकता है। तभी डिएगो आगे ये कहता है कि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, आखिर हमें कितने राउंड्स तक मिशन को कंप्लीट करना होगा। डीन ये बताते हैं कि यहाँ पर 3 राउंड्स होने वाले हैं और ये पहला राउंड है। इस पर डिएगो ये कहता है कि ठीक है। वहीं पर डीन आगे और भी बोलते हैं कि क्या किसी को क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मांगता है। तो डीन ये कहते हैं कि तो इसका मतलब सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ठीक है यहाँ पर से जाओ और सारी तैयारियां करो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें आस्था को दिखाया जाता है जो कि अपने सर को पकड़कर कहीं पर जा रहा था। तभी उसके पीछे जेक आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आस्था क्या तुम्हें इस जगह पर इंसोम्निया की कोई दवाई चाहिए। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ओके, अलविदा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेक, आस्था और डिएगो डीन से मिलने के लिए गए हुए थे, जहां पर डीन उन तीनों को एक मिशन देते हैं जिसके जरिए वो उनके पावर को टेस्ट कर सके। वो उन्हें ये बताते हैं कि तुम्हें ब्लैक नाइट याक्षा को सबजुगेट करना है। वहीं पर बातचीत के बाद वो सभी लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन जेक आस्था से मुलाकात करने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें इंसोम्निया की मेडिसिन चाहिए। और इसी के साथ ही पिछला पार्ट एंड हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि डेन की बात को सुनकर आस्था उससे ये पूछता है कि क्या सच में। जेक आगे ये कहता है कि हाँ मेरे पास इसके लिए एक परफेक्ट मेडिसिन है। आस्था ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया आदम, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैंने सारे पॉपुलर मेडिसिन को इस्तेमाल किया लेकिन वो मेरे ऊपर काम नहीं कर रहे थे। जेक अपने पास से कोई बोतल निकाल कर ये कहता है कि ये ठीक है, तुम बस इसे ट्राई करो, अगर तुम्हें ये पसंद आता है तो हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट को तैयार कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में भी मैं तुम्हें ये आइटम दे सकूं। आस्था ये कहता है कि नहीं शुक्रिया आदम,
ये काम नहीं करने वाला है। लेकिन तभी जेक इस पोटली को उसके सर के सामने रखता है। वहीं पर उसके सेंध की वजह से ही आस्था नीचे की तरफ गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं पर थोड़ी देर के बाद जब जागता है वो चमकते हुए आंखों के साथ जेक से ये कहता है कि मास्टर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा हूँ। वहीं पर ये देखकर जेक उससे ये कहता है कि क्या इतनी आसानी से ये एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या तुमने सच में इसे इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा भी है? आस्था ये कहता है कि जब तक कि मैं अच्छे से सो पाऊंगा इससे फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पर जेक उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी अच्छी बात है कि मेरे पास सिस्टम स्टोर मौजूद है। जब तक कि मेरे पास पॉइंट्स होंगे मैं उसके अंदर से काफी रेयर लिरिक्स को बाय कर सकता हूँ। मैंने आज तक अभी एक काफी ताकतवर स्लीपिंग पिल दिया है जिसे कि सेंध मैन का सोया हुआ सेंध कहा जाता है। जब वो इस अकेडमी से ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो मेरे साथ ही रहेगा। चलो जबकि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो उसके एबिलिटी को जांच कर लेते हैं। वहीं पर वो अपने स्वर्ड को निकालते हुए ये कहता है कि आस्था मेरी बात को सुनो, चलो यहाँ पर तुम्हारा पहले मिशन के तौर पर तुम्हारे एबिलिटी को चेक कर लेते हैं। उसकी बात को सुनकर आस्था इसके लिए मान जाता है और वो अपने स्पेयर को लेकर तैयार हो जाता है और वो अपने स्पेयर को काफी स्टाइलिश अंदाज में घुमाते हुए तैयार कर लेता है। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसको जो पूरा का पूरा ऑरा है वो स्पेयर पकड़ते के साथ ही चेंज हो गया। वो आगे उससे ये कहता है कि तुम पूरे फुल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर अटैक करना और तुम ऑरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और उन दोनों का हथियार आपस में टकराता है। वहीं पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि जबकि इसके पास स्पेयर है तो उसके शरीर के अंदर काफी गैप रहना चाहिए था, लेकिन वो आसानी से मेरे स्वर्ड को ब्लॉक कर पा रहा है। क्या वो अटैक के साथ साथ डिफेंस भी कर सकता है? अगर ऐसी बात है तो मैं फैंटम स्टेप्स का इस्तेमाल करूंगा और वो फैंटम स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ से गायब होता हुआ अचानक से आस्था के पीछे आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आस्था अपने स्पेयर के नीचे वाले हिस्से को अलग करता हुआ उस नीचे वाले हिस्से से जेक के स्वर्ड को रोक लेता है और वो अपने दूसरे वाले स्पेयर से जेक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जेक ऊपर की तरफ जंप करता हुआ उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो इस बात से काफी हैरान हो चुका था कि आस्था का स्पेयर दो भागों में बच सकता है और इसी कारण से जेक काफी हैरान होता है। लेकिन इसकी वजह से जेक को मजे भी आ रहे थे। तभी वो अपने पास से अपना डेगर निकालता हुआ आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर इस कारण से आस्था को पीछे की तरफ जाना पड़ता है। वहीं पर जो जेक होता है वो आस्था के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी आस्था अपने दूसरे वाले हिस्से को अपने स्पेयर के साथ फिर से जोड़ लेता है। वहीं पर ये देखकर जेक हल्का सा रुकता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो दोबारा से ये कर रहा है, लेकिन वो इस दफा मेरे इस अटैक को रोक नहीं पाएगा और वो यह कहकर आस्था के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और वो यहाँ पर थ्रू ड्रैगन्स के स्वर्ड प्ले चैप्टर 2 के वर्ष 1 की टेक्निक अर्थ स्लाइस का इस्तेमाल करता है। वहीं पर ये देखकर आस्था उसे काउंटर करने के लिए एलाडोल्फ काउंटर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। वहीं पर इस कारण से इन दोनों की पावर आपस में काफी जोर से टकराती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें फाइट खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइट करने की वजह से आस्था का हाथ में दर्द हो चुका था। वो जेक से ये पूछता है कि क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? मुझे एक जीनियस माना जाता है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे हरा दिया। जेक उससे ये कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ये सोचते हो कि जो ब्लेड है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। वहीं पर वो आगे काफी भयानक अंदाज में उससे ये कहता है कि तुम अब भी काफी सारी चीजों में पीछे हो, इसलिए मिशन से पहले मैं तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रेन करने वाला हूँ। वहीं पर इस कारण से आस्था घबराते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। वहीं पर इसी के साथ ही जेक अपने बटलर के पास जाता है। वहीं पर उसका बटलर उससे ये बताता है कि आपसे एक गेस्ट मिलने के लिए आया हुआ है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें उस गेस्ट को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं ब्लैक स्मिथ होता है। वो आसपास की जगहों को देखते हुए ये कहता है कि ये बिल्डिंग तो काफी इम्प्रेसिव है। तभी उससे मिलने के लिए जेक भी आ जाता है और वो उससे ये कहता है कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है गेलियन, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना
चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। वहीं पर ये सुनकर ब्लैक स्मिथ परेशान होते हुए ये कहता है कि क्या जो मैंने स्टाइजियन ब्लेड बनाया था उसके अंदर कोई परेशानी आई हुई होगी, और जो वो स्वर्ड था उसे इस जगह पर मैजिक ब्राजियर्स के जरिए बनाया गया था, तो उसके अंदर स्क्रैच लग पाना काफी मुश्किल है। जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं तो ये बताना भूल ही गया कि जो गिलियन है वो और भी फेमस हो चुका है, जबकि उसने मैजिक ब्राजियर का इस्तेमाल किया था तो वो पहले से और भी अच्छे वेपन्स बना पा रहा है। मुझे इससे खोजे जाने से पहले ही रिक्रूट कर लेना चाहिए। जेक उससे ये कहता है कि गिलियन तुम परेशान मत हो, मेरे इस स्वर्ड के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आई है, मेन मुद्दा तो ये है। और वो ये कहकर रेड नाइट से मिले हुए आर्मर को पहन लेता है और वो ये पूछता है कि मैं इस चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ जिससे कि मैंने फिलहाल में ही खोजा है। वहीं पर उस रेड आर्मर को देखकर गिलियन काफी हैरान हो जाता है और वो ये पूछता है कि यंग मास्टर आखिर ये क्या है। जेक ये बताता है कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है और मैं इसी के बारे में जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुला रखा हूँ, और ये एक ऐसी चीज है जिसे कि मैं पब्लिक में नहीं दिखा सकता हूँ। वहीं पर वो इस आर्मर को खोलकर गिलियन को देखकर ये कहता है कि क्या तुम इससे अच्छे तरीके से देख सकते हो। इसके लिए गिलियन मान जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही कुछ समय के बाद अच्छे से चेक चाक करने के बाद गिलियन जेक से ये कहता है कि यंग मास्टर मुझे माफ कीजिएगा, मैं जितने भी आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानता हूँ उसके हिसाब से ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और साथ ही साथ क्या आप मुझे इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता सकते हैं जिस कारण से हमें इसके बारे में पता चल सके। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो रेड नाइट से फाइट करते वक्त वहीं पर वो आगे ये बताता है कि जो ये आर्मर है वो ओरा ब्लेड को डिफ्लेक्ट कर सकता है। वहीं पर ये सुनकर गिलियन काफी चौंक जाता है और वो ये कहता है कि क्या वो सच में एक ओरा ब्लेड को डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो इस दुनिया में ऐसा एक ही मेटल कर सकता है और उसे मेटल ऑफ गोड्स कहा जाता है और इसका नाम ओरिचालकम है। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी अपने इस जिंदगी के अंदर ओरिचालकम को देख पाऊंगा। जेक ये पूछता है कि क्या ये सच में इतनी कीमती मेटल है। गिलियन ये कहता है कि ये काफी ज्यादा प्रीशियस है। लोग ये कहते हैं कि जो ओरिचालकम है वो एक परफेक्ट मटेरियल है जिसे कि गोड्स ने बनाया है। इसके अंदर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना कंडक्शन होती है अदर मेटल्स के मुकाबले, और वैसे भी इसके अंदर काफी सारे मैजिक को इंक्रेव्ड किया जाता है। जेक ये कहता है कि तो क्या मुझे ये बता सकते हो कि एक नॉर्मल मेटल आर्मर के अंदर कितने मैजिक सर्कल्स को इम्प्रिंट किया जा सकता है। गिलियन ये बताता है कि क्या आप कितने पूछ रहे हैं, जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं उनके ऊपर लार्ज स्केल के मैजिक सर्कल्स को भी इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। इस पर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि ये एक अजीब ऑब्जेक्ट है लेकिन ये तो अलग ही लेवल पर है। वो आगे गिलियन से ये कहता है कि क्या इस आर्मर को किसी और चीज के अंदर बदला जा सकता है। गिलियन हाथ खड़े करते हुए ये कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यहाँ पर मेटल ऑफ गोड्स का भी इस्तेमाल करूंगा तो ये करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो ये आर्मर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसे ऐसे ही चेंज करने की कोशिश करूंगा तो इसके ऊपर लगे हुए मैजिक सर्कल्स बर्बाद हो जाएंगे, तो आप दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे मास्टर है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर जेक ये कहता है कि क्या तुम्हारा मास्टर गोलिन से मतलब है। गिलियन ये कहता है कि हाँ, मुझे ये लगता है कि जो मेरे मास्टर है वो इस चीज के फंक्शन को चेंज किए बिना इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जेक ये पूछता है कि क्या तुम ये जानते हो कि वो अभी के वक्त पर कहाँ पर है। गिलियन ये कहता है कि वो हिमोनस के अंदर है। वहीं पर ये सुनकर जेक हैरान हो जाता है। गिलियन आगे ये बताता है कि आपको ये पता नहीं होगा कि वो जगह कहाँ पर है, वो नॉर्थ के साइड पर है। उसके बात को बीच में काटते हुए जेक ये कहता है कि वो जो एरिया है वो नॉर्थर्न द्वीप की तरफ पड़ता है ना। यह सुनकर गिलियन हैरान होते हुए ये पूछता है कि आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता चला। ज्यादातर सेंट्रल कॉन्टिनेंटल बंदे इस नॉर्थर्न द्वीप के बारे में जानते भी नहीं होंगे। जेक ये कहता है कि बस मुझे ऐसे ही उस जगह के बारे में पता है। वो आगे ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो गिलियन, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया आदम। अगर तुम इस मेटल के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हो तो तुम जब तक यहाँ पर हो तुम इसे देख सकते हो। वहीं पर इस कारण से गिलियन उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर जेक जाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि हिमोनस अभी काफी टाइम है वहां जाने के लिए, तो इसलिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें कंप्लीट
खरीद कर लेनी चाहिए। वहीं पर इसी के साथ ही हमें रात में रियनहार्ट मर्चेंट ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जेकब अपने रियनहार्ट मर्चेंट ग्रुप वाले लोगों से मुलाकात करने के लिए आया हुआ होता है। यहाँ पर लियोनहार्ट और प्रिंसेस भी मौजूद होती है। लियोनहार्ट आगे ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि आपने जो मेडिसिनल सप्लाईज के बारे में बात करी थी वो बिना किसी दिक्कत की आगे बढ़ रही है। हालांकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर फैक्ट्री को सेटअप करना काफी मुश्किल आ रहा है। ये सुनकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये सीन हो सकता है। अगर जो ये न्यूज है वो ये फैल जाती है कि एक प्रिंसेस सोमा को बनाने के लिए हेल्प कर रही है तो उनकी रेपुटेशन काफी बिगड़ सकती है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि क्या वो अगर इस जगह पर जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होगी तो इस पर लियोनहार्ट ये कहता है कि उसे मेडिसिन की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर हमें एडवांस में ही मैजिक टावर से सेफ्टी वेरिफिकेशन मिल जाएगा तो हमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो जेक ये कहता है कि तो बस इतना ही, हम लोग यहाँ पर साउथर्न कॉन्टिनेंट के अंदर फैक्ट्री क्रिएट करेंगे और वहीं पर प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके बाद रियनहार्ट से हम उन्हें इम्पोर्ट करेंगे। तभी प्रिंसेस आगे ये कहती है कि सर जेकब हमारे मर्चेंट ग्रुप के पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी बड़ी फैक्ट्री बना ले। हम लोगों ने यहाँ पर काफी मुश्किल से रोज डिजीज के एंटीडोट के लिए काफी मुश्किल से एक फैक्ट्री बनाया था, इसलिए मुझे यह लगता है कि हमें कुछ और प्लान्स के बारे में सोचना होगा। ये कि ये कहता है कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर फैक्ट्री बनाऊंगा और साथ ही साथ मैं ये मेक श्योर करूंगा कि जो मैजिक टावर है वो हमें अप्रूवल दे दे ताकि हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले। प्रिंसेस ये कहती है कि सर जेकब कि आपके ये कहने का ये मतलब है कि ट्रैकर फैमिली ये करने वाली है। जेक ये कहता है कि ये चीज मेरे फैमिली से जुड़ी हुई नहीं है, मैं अपने पर्सनल फंड्स का इस्तेमाल करते हुए सारे फीस को कवर अप करूंगा। वहीं पर वो आगे एक फाइल को देते हुए ये कहता है कि यहाँ पर सारे प्लान्स के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए तुम इसे पढ़ सकती हो। वहीं पर प्रिंसेस जैसे इसे पढ़ती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या जो एम्पायर है वो स्कॉर्पियन क्लैन के साथ काम करते हुए सिंथेटिक पॉइजन को बनाने के लिए इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जेक ये कहता है कि अगर जो ये रोज डिजीज है वो आर्टिफिशियली बनाई हुई है मैजिक का इस्तेमाल करते हुए तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो एम्पायर की क्लीनिंग एक्सपेरिमेंट है वो अलेंसिया को फिर से टारगेट कर सकती है। इस कारण से प्रिंसेस गुस्सा होते हुए ये कहती है कि मुझे पहले से ये ऐसा एहसास हो रहा था लेकिन मुझे ये बिलीव नहीं होता है कि वो सिविलियंस के साथ ऐसा कर सकते हैं। जेक ये कहता है कि प्रिंसेस मैं किसी रीजन की वजह से आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ देर के लिए जो ये बुरा काम है उसे सीक्रेट रखना होगा। वहीं पर ये सुनकर प्रिंसेस काफी भड़क जाती है और वो उससे ये कहती है कि सर जेकब आखिर आपके ये कहने का क्या मतलब है, हमें जल्द से जल्द एम्पायर के इन बुरे कारनामों को सबके सामने लाना होगा ताकि वो दोबारा ऐसा ना कर सके। जेक ये कहता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिर आपको कैसा फील हो रहा है लेकिन जो ये एविडेंस है वो अभी के वक्त पर काफी कमजोर है। जो एम्पायर है वो काफी चालाकी से स्कॉर्पियन क्लैन का इस्तेमाल करते हुए एक्सपेरिमेंट करवा रहा है और वैसे भी जो स्कॉर्पियन क्लैन है वो एक फेमस ब्लैक मैजिक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना उतना भी शॉकिंग वाली बात नहीं है। तो वो इस जगह पर एम्पायर के साथ रिलेशनशिप को इजीली मना कर सकते हैं और इस चीज की वजह से ये चीज यहीं पर खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास अभी के वक्त पर ये इंफॉर्मेशन है वो रिवील करना हमारे एडवांटेजेस को खत्म कर देगा। प्रिंसेस ये पूछती है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जेक ये कहता है कि एम्पायर को ये पता नहीं है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और जब तक वो लोग इसकी वजह से एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो और भी एविडेंस बनती जाएगी। प्रिंसेस ये कहती है कि तो तुम यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए एविडेंस जमा करना चाहते हो ताकि तुम एम्पायर को प्रेशर कर सको। जेक ये कहता है कि हाँ लेकिन किसी रीजन की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर ये प्लान दिखाया ताकि फ्यूचर की तुम लोग तैयारियां कर लो। ये सुनकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है। जेक ये कहता है कि अगर जो रोज डिजीज है वो कुछ टाइम के लिए एक एक्सपेरिमेंट था अलेंसिया एरियाज के अंदर तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि वो और भी सिंथेटिक पॉइजन्स को टेस्ट करेंगे, इसलिए हमें उन पॉइजन्स के बनने से पहले उनके एंटीडोट को क्रिएट करना पड़ेगा। वहीं पर ये सुनकर प्रिंसेस
परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि अगर जो ये वेपन्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर इस्तेमाल की जाएगी तो अलेंसिया के सोल्जर्स को पॉइजन होने के साथ साथ फाइट करना होगा, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम लोग एडवांस में ही एंटीडोट से बना लेंगे तो हम लोग उनके नुकसान को रोक सकते हैं। इसलिए मुझे सही फैसला लेना पड़ेगा और मैंने लिया भी। सर जेक को अपने मर्चेंट ग्रुप में लाकर जेक आगे ये कहता है कि और हमें कुछ टाइम के लिए इस मीटिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे वलहला के अंदर काम है। इस पर प्रिंसेस ये कहती है कि ठीक है, अगर मौका मिलता है तो मैं तुम्हें अपने एलेंसिया किंगडम के अंदर वेलकम करूंगी। जेक आगे ये कहता है कि एलेंसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी सारे माउंटेन्स और लेक्स मौजूद है। वहीं पर ये सुनकर प्रिंसेस हैरान होते हुए ये कहती है कि क्या तुम पहले वहाँ पर गए हो? जेक ये कहता है कि मैंने काफी सारी स्टोरीज सुनी है कि वो काफी बेहतरीन जगह है, इसलिए एक दिन जरूर मैं वहाँ पर विजिट करूंगा, तब तुम मुझे आसपास की जगहों को दिखा देना। इसके लिए प्रिंसेस मान जाती है और वो उससे यह कहती है कि ठीक है, मैं आपके ट्रिप के लिए अच्छा होप करती हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेक ने अकेले ही डियागो और आस्था की बैंड बजा दी होती है। डियागो लेता हुआ ये कहता है कि जेक हमें ये लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिशन से पहले हम लोग मारे जाएंगे। जेक ये कहता है कि ऐसी बातें मत करो, टाइम वेस्ट करने की जगह स्वॉर्ड को उठाओ। ये सुनकर डियागो गुस्सा होते हुए ये कहता है कि जेक तुम एक डेविल हो, तुम्हारे अंदर सच में ड्रैगन का ब्लड लाइन है। वहीं पर वो ये कहकर काफी तेजी से जेक के ऊपर हमला करने लगता है। जेक उसके अटैक्स को ब्लॉक करता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मुझे इनके अंदर डिजायर को जगाना है तो मुझे उन्हें परेशान करना होगा। मेरे कमांड के अंदर आस्था और डियागो ने 1 हफ्तों तक ट्रेनिंग किया और इस कारण से वो लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होना शुरू हो गए और यहाँ पर डियागो पहले से कम बकवास करने लगा और ट्रेनिंग करने के बाद वो अच्छे से बात भी सुनने लगा है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर एंड्री आ जाते हैं और वो उनसे ये कहते हैं कि तुम लोग काफी मेहनत कर रहे हो। वहीं पर उन्हें यहाँ पर देखकर जेक उनसे ये पूछता है कि प्रोफेसर एंड्री आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं? एंड्री ये कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ बताने के लिए आया हुआ हूँ। वो ये कहते हैं कि तुम तीनों को यहाँ पर पब्लिक कन्क्वेस्ट मिशन के लिए भेजा जा रहा है और जबकि तुम लोग स्टूडेंट हो तो तुम लोग अकेले नहीं जा सकते हो, इसलिए तुम लोग के साथ में वहाँ जाने वाला हूँ। वहीं पर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेन को दिखाया जाता है। ये सारे लोग ट्रेन पर बैठकर अपने जर्नी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं पर ये बच्चे प्रोफेसर आंद्री से ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं लगा था कि आप हमारे साथ ब्लैक नाइट याक्षा मिशन के लिए जाने वाले हैं। प्रोफेसर एंड्री ये कहता है कि जैसा कि मैंने कहा बच्चे वहाँ अकेले नहीं जा सकते हैं और साथ ही साथ कुछ एडिशनल डिटेल्स के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर जो डेल्फोआ है वो कैसी जगह है? जेक ये कहता है कि हाँ, हमने क्लासेस के अंदर कुछ बहुत जानकारियां हासिल कर ली थी, वो बाकी जगहों से काफी अलग है, वहाँ पर मेज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। आंद्री ये कहता है कि हाँ ये सही है और वहाँ पर यही काफी यूनिक सिस्टम है। वहाँ पर जो डेल्फोआ के नाइट है वो बाकी जगहों के मुकाबले अपने ज्यादातर शील्ड का इस्तेमाल करते हैं और जबकि वहाँ के जो नाइट्स होते हैं वो एनिमीज को अपने शील्ड के जरिए रोक रहे होते हैं और सामने धक्का दे रहे होते हैं, तो जो मेजेस होते हैं वो पीछे की तरफ उनके ऊपर अटैक करते हैं। तभी आस्था आगे ये कहता है कि तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस फाइटिंग स्टाइल की वजह से उन्हें ज्यादा डैमेज होता होगा। प्रोफेसर एंड्री ये कहता है कि यह काफी अच्छा सवाल है और इस चीज की वजह से जो डेल्फोआ के नाइट होते हैं वो ज्यादातर शील्ड को पकड़कर दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और इस चीज की वजह से जितने भी लोग वलहला से ग्रेजुएट होते हैं वो नाइट ऑफ डेल्फोआ के अंदर ज्वाइन होना पसंद नहीं करते हैं। डियागो आगे ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि वो हमें कंसिडर भी नहीं करने वाले हैं। प्रोफेसर आंद्री ये कहते हैं कि तुम काफी अच्छे तरीके से समझ चुके हो और इस चीज की वजह से तुम लोग सरप्राइज नहीं होना जब हम लोग डेल्फोआ के अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ के जो मेजेस हैं वो काफी ज्यादा घमंडी हैं। वहीं पर इसी के साथ ये लोग डेल्फोआ के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं पर उनकी वेलकम करने के लिए यहाँ पर एक नाइट आया हुआ होता है। सबसे पहले प्रोफेसर आंद्री उससे ये कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं वलहला का असिस्टेंट प्रोफेसर एंड्री ड्रैकर हूँ। वो नाइट ये कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ड्रैकर फैमिली का बंदा यहाँ पर आएगा, ये तो काफी होनर की बात है। मैं
डेल्फा के 8 नाइट्स का कैप्टन जॉर्ज ओतेर हूँ। वहीं पर आंद्री आगे ये बताता है कि हमारे साथ जो कैडेट्स आए हुए हैं वो ऑल हालांकि टॉप स्टूडेंट्स में से हैं, इसलिए इस मिशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। कैप्टन जॉर्ज ये कहता है कि जबकि आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ ऐसा कह रहे हैं तो मैं उनके ऊपर यकीन करता हूँ। जो हमारे कैप्टन हैं वो कैरेज के अंदर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर डियागो हैरान होते हुए ये कहता है कि इस बंदे ने अभी तो ये कहा ना कि वो एक कैप्टन है। जैक उससे ये कहता है कि डियागो तुम इस जगह पर चुप हो जाओ, और वैसे भी ये डेल्फुआ है। वहीं पर कैप्टन जॉर्ज कैरेज के दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर एक मेज बैठा हुआ होता है और वो काफी तीखी नजरों से हमारे हीरो के साथियों की तरफ देखता है। डियागो ये कहता है कि वो तो बिल्कुल एक जाहिल आदमी की तरह लग रहा है। जैक उससे दोबारा ये कहता है कि चुप हो जाओ। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो यही डेल्फुआ के मैच कैप्टन है, जबकि जो ये नाइट कैप्टन है वो उसकी इतनी अच्छे तरीके से चाट रहा है। तो वहीं पर कैप्टन जॉर्ज अपने कैप्टन से बात करने के बाद परेशान होते हुए प्रोफेसर आंद्रिस ये कहता है कि हमारे कैप्टन ये कह रहे हैं कि वो अलग जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको अलग कैरेज को खोजना होगा। वहीं पर ये सुनकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर डियागो गुस्सा होते हुए ये कहता है कि वो तो हमें कुत्ते की तरह इग्नोर कर रहा है। वहीं पर उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ मेज कैप्टन यहाँ पर से चला जाता है। वहीं पर इस कारण से डियागो और भी गुस्सा होते हुए ये कहता है कि हम लोग यहाँ पर कोलैबोरेशन मिशन के लिए आए हुए हैं। वहीं पर उसे चिल्लाता हुआ देखकर जैक उसके पेड़ के ऊपर एक जोरदार लात मारता है। वहीं पर इस कारण से डियागो नीचे की तरफ गिरकर ये कहता है कि जैक तुम तो एक डीमन हो, आखिर तुम यहाँ पर बात क्यों नहीं कर रहे हो। वहीं पर प्रोफेसर आंद्री से भी ये कहता है कि आखिर आप चुप क्यों हैं। प्रोफेसर आंद्री ये कहता है कि जब तुम लोग ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सब्र करना सीखो। वहीं पर इसी के साथ ही में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों को सोने के लिए काफी अजीब सा कमरा दिया जाता है। वहीं पर जैक अभी तक जागा हुआ था और वो ये कहता है कि ये काफी डिफरेंट है। हम लोग जो जगह के अंदर रह रहे हैं वो काफी पुराना और काफी अजीब है, जैसे कि इसे फिलहाल में ही तैयार किया होगा। लेकिन जब हम लोग रास्ते के अंदर थे तो हमने काफी सारी मेज फैसिलिटीज देखी थी जिससे कि काफी अच्छे तरीके से बनाया गया हो, लेकिन फिर भी मैंने इनके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं किया था। वहीं पर वो उठकर ये कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ ताजी हवा लेने के लिए। वहीं पर वो हॉलवे के अंदर चलते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ऐसे ट्रीटमेंट से कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर और भी बुरी चीजें सही हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की हो रही है कि आखिर जो ब्लैक नाइट याक्सा का मिशन है वो कैसा जाने वाला है। जब यहाँ पर उसके बारे में एक मीटिंग रखी गई थी तो उस वक्त कैप्टन जॉर्ज सिर्फ मेजेस की बातों को सुन रहे थे और उनके ही प्लान के ऊपर फॉलो कर रहे थे। मुझे ये लगा था कि ये बुरा होगा, लेकिन इतना बुरा ये काफी खराब है। तब उसके रास्ते में मुलाकात मेज कैप्टन से हो जाती है। वो जैक से ये पूछता है कि आखिर तुम रात को अकेले क्या कर रहे हो। उसे देखकर जैक अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो मेज कैप्टन है ना। मेज कैप्टन जैक से ये कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना था, तो सुनो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम जो लोग वलहला से आए हुए हो तुम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर हमारे बीच में आते हुए हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, बस तुम लोग सिंपल से शांत रहने की कोशिश करना। वहीं पर ये सुनकर जैक गुस्सा होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर तुम्हें इस तरीके से बातें करनी थी तो आखिर तुमने कोलैबोरेशन ही क्यों किया। मैं ये इच्छा रख रहा हूँ कि मैं इसे मार पाऊं। वहीं पर वो अपने मुक्के को जोर से कस रहा होता है। तभी मेज कैप्टन की नजर उसके ग्लव्स के ऊपर पड़ती है और वो सीरियस होकर ये कहता है कि क्या तुम प्योर ब्लडेड ड्रैगन अवेकनर हो। जैक ये कहता है कि हाँ, क्या इसमें कोई गलती है। मेज कैप्टन गुस्सा होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे इस तरीके से घमंडी वाले टोन में बात करने की। क्या ये बेहतर नहीं रहेगा इस ग्लव्स को निकाल कर फेंक दो। वहीं पर वो जाते हुए ये कहता है कि अगर तुम्हें इस मिशन के अंदर जिंदा बचकर वापस जाना है तो घमंड करना बंद कर दो। वहीं पर जैक अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये बंदा तो सच में काफी सेंसिटिव है, और वैसे हो भी क्यों ना, जो प्योर ब्लडेड अवेकनर होते हैं उनके पास माना को डिस्टर्ब करने की ताकत होती है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर फेनन आ जाते हैं और वो जैक को आवाज लगाते हुए ये कहते हैं कि जैक क्या ये तुम हो। वहाँ पर प्रोफेसर फेनन को देखकर जैक भी काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि प्रोफेसर फेनन ये तो आप हैं। वहीं पर उससे अपने आप को पहचानता हुआ देखकर प्रोफेसर फेनन खुश होते हुए ये कहते हैं कि मुझे ये पता ही था कि ये तुम हो, तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो चुका है, आखिर तुम कैसे हो। जैक ये बताता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर फेनन ये कहता है कि एक मेज के तौर पर सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए
इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं हो सकती है। और जबकि मुझे ये लग रहा था कि मेरी रिसर्च काफी कमजोर है तो मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा जेक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेक ये कहता है कि मैं ब्लैक नाइट याक्षा मिशन के लिए आया हुआ हूँ। वहीं पर ये सुनकर प्रोफेसर फेनन काफी परेशान हो जाते हैं और वो जेक को कुछ बताने के लिए साइट पर ले जाते हैं। वहीं पर इस कारण से जेक भी हैरान होता है और वो उनसे ये पूछता है कि आखिर आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? प्रोफेसर फेनन ये कहता है कि जेक, मैं यही सलाह दूंगा कि तुम कल वाले मिशन के लिए मत जाओ। जेक ये पूछता है कि आखिर आपके कहने का क्या मतलब है? प्रोफेसर फेनन परेशान होते हुए ये बताते हैं कि तुम्हें उस मिशन के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो मिशन प्लान्ड है फेल होने के लिए। वहीं पर ये सुनकर जेक भी काफी हैरान हो जाता है। एक सेकेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने फिलहाल में ही अपना एक गेमिंग चैनल बनाया है जिसमें मैं AAA टाइटल्स वाली गेम्स खेलता हूँ और उनकी स्टोरी हिंदी में समझाता हूँ। अगर आपको AAA टाइटल्स वाली गेम्स देखना पसंद है तो आपको मेरे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के टॉप पर मिल जाएगा, उसे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ये होप करूंगा कि मैं जो भी गलतियाँ कर रहा हूँ आप उससे पॉइंट आउट करके मुझे बताएंगे ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए वीडियो पर बढ़ते हैं। वहीं पर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जेक अपने कमरे के अंदर वापस आ जाता है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि प्रोफेसर फेनन ने मुझे ये बताया था कि वो इससे आगे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आखिर उनका इससे मतलब क्या था कि ये जो प्लान है वो फेल होने वाला है। मैं यहाँ पर दो ही सिनेरियो को इमेजिन कर सकता हूँ। साथ जो रेड स्क्वाड है उसके जो हायर अप्स है वो पूरे तरीके से करप्शन के अंदर डूब चुके हैं, या फिर उन लोगों ने जिनके ऊपर रेड करने वाले हैं उनसे कोई चीज टाइप की समझौता करी होगी। भली जो दिल्फुआ है उनके अंदर मेज की काफी सारी हायरार्की मौजूद होती है, इसलिए इतना ज्यादा करप्शन अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए जिस कारण से वो लड़ाई झगड़े के अंदर भी कुछ कांड कर दे। अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है तो इसका एक ही मतलब होगा कि हम लोग जिनके ऊपर रेड करने वाले हैं उनका उनके साथ कोई समझौता होगा। तो इसका मतलब ये कि मुझे सेकंड पॉसिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना होगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मेज कैप्टन सभी को ये बताता है कि ग्रुप 1 से लेकर 3 तक तुम लोग माउंटेन के साइड की तरफ से ऊपर की तरफ जाओगे और जो ग्रुप 4 से लेकर 6 तक है वो हेड ऑन फाइट करने वाले हैं। वहीं पर वो आगे नाइट कैप्टन जॉर्ज से ये पूछते हैं कि जॉर्ज, क्या तुम्हें इसके अंदर कोई कंप्लेन है? लेकिन जॉर्ज साफ साफ मना कर देता है। वहीं पर मेज कैप्टन इस मुद्दे को खत्म करने ही वाले होते हैं कि तभी जेक बीच में आकर ये कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम तीनों को क्या करना होगा? यह सुनकर मेज कैप्टन गुस्सा करते हुए ये कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कल ये नहीं बताया था कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है? बीच में जेक ये कहता है कि मैं एक ब्लू नाइट हूँ और जो डिएगो और जो आस्था है वो पर्पल नाइट्स है। वो सीरियस होकर ये कहता है कि बस मैंने ये पूछा, अगर तुम इस जगह पर हमारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आखिर तुमने हमें यहाँ पर बुलाया ही क्यों है? वहीं पर इस कारण से ये बंदा हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या तुम एक ब्लू नाइट हो? वहीं पर ये सुनकर सारे नाइट से हैरान होते हुए ये कहते हैं कि इतने यंग एज के अंदर एक ब्लू नाइट है और साथ ही साथ 2 पर्पल नाइट्स वाले बंदे भी मौजूद हैं। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से कैप्टन मेज काफी गुस्सा हो जाता है और वो जॉर्ज से ये कहता है कि तुम इन्हें पेट्रोल मिशन दे दो। वहीं पर जॉर्ज परेशान होते हुए इसके लिए मान जाता है। तभी प्रोफेसर एंड्रिन जेक से ये पूछते हैं कि जेक, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ पर बिना किसी रीजन के तुम कैप्टन को ऐसी परफोक नहीं कर सकते हो। जेक ये कहता है कि मुझे इस मिशन के ऊपर कुछ शक है। प्रोफेसर एंड्रिन उस शक के बारे में पूछते हैं। जेक ये बताता है कि मुझे ये शक है कि जो ये रेड स्क्वाड है और जो ये ब्लैक नाइट याक्षा है उनके बीच में अलायंस बनी हुई है। वहीं पर ये चीज प्रोफेसर एंड्री को भी हिलाकर रख देती है। वो आगे ये कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे ये लगता है कि तुम ये सोच रहे हो तो कोई अच्छा ही रीजन होगा। वहीं पर वो आगे अपने साथियों से ये कहते हैं कि ठीक है, हम लोग यहाँ पर पेट्रोल मिशन के लिए रवाना होंगे ब्लैक नाइट याक्षा कैंप की तरफ। सारे मेंबर्स तैयार हो जाए। वहीं पर इस मिशन के कमांडर पोस्ट को जो प्रोफेसर एंट्री होते हैं उसे जेक को दे देते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ यहाँ पर ब्लैक याक्षा नाइट के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी
उनके सामने काफी सारे ट्रोल्स आ जाते हैं। वहीं पर ये देखकर इन ग्रुप का जो लीडर होता है वो ये कहता है कि हमें जितना हो सके उतने शांति से आगे की तरफ बढ़ना होगा, यहाँ पर कोई भी आवाज मत करना, अगर हम लोग पकड़े गए तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी एक स्वर्द उड़ता हुआ आकर उस कैप्टन के किसी मेंबर के पांव के ऊपर लग जाता है या फिर उसी कैप्टन के पांव के ऊपर लग जाता है, जिस कारण से वो एक जोरदार चीख मारता है। वह उनके चीखों की वजह से उन ट्रोल्स की नजर इनके ऊपर पड़ जाती है और ये ट्रोल्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इस अटैक के दौरान उन याक्षा के मेंबर्स का जो ग्रुप लीडर था वो मारा जाता है। वहीं पर ये देखकर ये बचे हुए बंदे यहाँ पर से भागने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है डियागो और आस्था की, जो कि आते के साथ ही उन दोनों ट्रोल मॉन्स्टर को मार डालते हैं। वहीं पर ये देखकर ब्लैक नाइट याक्षास के बंदे काफी हैरान हो जाते हैं। तभी जेक बचे हुए बंदे के सामने आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ब्लैक नाइट याक्षा की पेट्रोल टीम के मेंबर हो? वहीं पर वो अपने स्वord को तैयार करते हुए ये कहता है कि तो ठीक है, हमें ये बताओ कि आखिर ब्लैक नाइट याक्षा किधर है? वहीं पर पूछताछ करते के बाद जो ये लोग होते हैं वो फाइनली ब्लैक नाइट याक्षा के कैंप के पास पहुंच जाते हैं। वहीं पर वो लोग नजर रख रहे होते हैं। तभी आस्था ये कहता है कि इस फोर्ट्रेस को नेचुरल मजबूत स्टोन के जरिए बनाया गया है, इसलिए उसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा। तभी जेक पीछे की तरफ मुड़कर जॉर्ज से ये कहता है कि जॉर्ज, जो मेज ग्रुप है वो कहाँ पर है? अगर हम लोग खुद ब खुद वहाँ पर हमला करेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। वहीं पर इस कारण से जॉर्ज परेशान होते हुए ये कहता है कि जब हम लोग फोर्ट्रेस का सामना कर लेंगे तो उसके बाद वो पीछे की तरफ से हमें सपोर्ट करेंगे। वहीं पर यह सुनकर जेक काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इतने कम नंबर्स के साथ हम फोर्ट्रेस का सामना करना, क्या तुम इस जगह पर मरना चाहते हो? तभी जो डियागो होता है वो सामने के नजारे को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि काफी सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहे थे। वहीं पर उसे देखकर जेक काफी परेशान हो जाता है और वो ये कहता है कि ये तो सेल्स है और वो सभी को यहाँ पर जितना हो सके उतना दूर हो जाने के लिए कहता है। वहीं पर जैसे ही वो सेल्स जमीन के कांटेक्ट के अंदर आते हैं तो काफी जोरों के धमाका होना शुरू हो जाता है। ये देखकर जॉर्ज काफी ज्यादा हैरान होता है और वो एक जगह में ही जम चुका था। वहीं पर वो भी ब्लास्ट के अंदर खत्म होने ही वाला होता है कि तभी जेक उसके पास आकर उसे बचाते हुए उसे संभलने के लिए कहता है। वो उससे ये कहता है कि क्या तुम अपने सब ऑर्डिनेट्स को ऐसे ही मरने दोगे? जॉर्ज ये कहता है कि नहीं। वहीं पर जेक अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि आखिर उन्हें हमारे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पर जरूर कोई जासूस हमारे अंदर मौजूद होगा। वहीं पर यह सब सोच रहा होता है कि तभी उनके पीछे की तरफ से याक्षा के नाइट्स आ जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। यह देखकर जेक इसके लिए काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वो उनको अच्छे तरीके से देखने के बाद काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उन सारे नाइट्स की जो आंखें होती है वो रेड कलर के अंदर चमक रही होती है। जेक ये कहता है कि ये पागलपन है, इन लोगों ने यहाँ पर सोमा का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है। वहीं पर जेक आगे ये बताता है कि जो सोमा होती है उसे साउथर्न कार्टेल बनाते हुए पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि उसके जरिए पूरे मेनलैंड के अंदर जाती है। और जो मेजेस होते हैं वो इसे हिसाब में लेते हैं ताकि वो अपने थोड़े वक्त के लिए माना को इंक्रीज कर सके। लेकिन यहाँ पर असल प्रॉब्लम मर्सिनरीज होते हैं, जबकि वो हर एक दिन ऐसा जीते हैं कि वो दिन उनका आखिरी है, तो वो सोमा को काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं पर जेक ये सब बताने के बाद फाइट करने के लिए तैयार होते हुए अपने साथियों से ये कहता है कि ये लोग ब्लैक नाइट याक्षा के मर्सनरीज हैं, इन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर उन मर्सनरीज से फाइट करते वक्त डियागो ये कहता है कि ये बंदे पूरे तरीके से पागल हैं। आस्था भी ये कहता है कि और इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। जेक ये कहता है कि डियागो और आस्था, तुम लोग अपने ओराज को बचा कर रखो, तुम लोग उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वो परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर जो एनिमी है वो इस कंडीशन के अंदर है तो नाइट्स का ही इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोक पाना काफी मुश्किल
मुश्किल होगा। तो अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे मिशन के बारे में भूलते हुए पूरे फोर्ट्रेस को खत्म कर देना चाहिए? वहीं पर यह सब सोच रहा होता है कि तभी उसे पीछे की तरफ एक जोरदार धमाका महसूस होता है और वो मैजिक से किया हुआ धमाका था। यह देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। और ऐसा ही होता है, मेज कैप्टन अपने मैजिक ग्रुप के साथ यहाँ पर आ चुका होता है। वहीं पर उन्हें देखकर जो ब्लेक याक्षा के मर्सनरीज थे वो घबराते हुए ये कहते हैं कि जो मेज की ग्रुप है वो आ चुकी है, सभी लोग भागो। वहीं पर ये देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि वो ऐसे ही यहाँ पर आ गए, लेकिन जो उनकी फोर्स है वो काफी इनक्रेडिबल है। अगर हम लोग इसी एनर्जी के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहे तो वहीं पर वो ये कहकर आगे की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि तभी मेज कैप्टन उससे रुकने के लिए कहता है और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम्हारा नाम जेक ड्रेकर है? तुम्हारी वजह से ये मिशन पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। क्या तुम्हें यह पता है कि आखिर तुमने क्या किया है? वहीं पर यह सुनकर जेक काफी हैरान हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए ये कहता है कि आखिर ये बंदा क्या बकवास कर रहा है। वहीं पर मेज कैप्टन आगे ये कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें सिर्फ यहाँ पर नजर रखना है, ना कि दुश्मनों को गुस्सा दिलाना है। वहीं पर वो प्रोफेसर एंथनी से ये कहता है कि तुम अपने बच्चों को यहाँ पर से लेकर चले जाओ, मैं इसके बारे में वल्हला से बात कर लूंगा। तभी जेक आगे ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि मैं ये समझू कि जो डेल्फुआ के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई थी वो इसके साथ खत्म होती है। यह सुनकर मेज कैप्टन हैरान हो जाता है। जेक सीरियस होकर ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें अब तुम्हारे कमांड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी के वक्त पर इंडिपेंडेंटली इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। मेज कैप्टन गुस्सा होते हुए ये कहता है कि ये डेल्फुआ की टेरिटरी है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस पर जेक ये कहता है कि जो ब्लैक नाइट याक्षा है वो पूरे कॉन्टिनेंटल एनिमी के रूप से जानी जाती है। वहीं पर प्रोफेसर एंड्री भी ये कहते हैं कि जबकि मैं और जेक यहाँ पर ऑफिशियल नाइट्स हैं ड्रेकर फैमिली के, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये परमिट है कि हम लोग अपने हिसाब से मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पर इस कारण से मेज कैप्टन काफी गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर से जाते हुए ये कहता है कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो और जो कुछ भी यहाँ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। वहीं पर ये देखकर जॉर्ज परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो मेज कॉर्प से वो यहाँ पर से जा रही है तो आखिर हम लोग इस मिशन को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। तभी जेक कैप्टन के पास आकर ये कहता है कि मेरे पास एक सवाल है, क्या आप सच में ब्लैक नाइट याक्षा को हराना चाहते हैं? जॉर्ज ये कहता है कि हम लोग नाइट से आखिर कौन सा ऐसा नाइट होगा जो कि अपने दुश्मनों को छोड़कर पीछे जाएगा। जेक ये कहता है कि ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी एक चीज के अंदर हेल्प चाहता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें फोर्ट्रेस के वॉल्स के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे नजर रखे हुए थे। तभी वो सामने के नजारे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि पुल के जरिए जो कैप्टन जॉर्ज होता है वो अपने आर्मी के साथ शील्ड को सामने की तरफ लिए हुए चिल्लाते हुए उनके फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ रहा था और वो यह कहते हैं कि तुम डरपोक डरना बंद करो और बाहर की तरफ आकर हमारा सामना करो। वहीं पर ये देखकर ये दोनों नाइट्स अपने तीर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जो ये नाइट्स होते हैं वो कम नहीं होते हैं, वो अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को रोकना चालू कर जाते हैं। वहीं पर ये देखकर उन मर्सनरी में से एक मर्सनरी ये कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है, क्या उन्हें सच में ये लगता है कि वो हमारा सामना कर पाएंगे? वो इतना कहता ही है कि तभी उसके पीछे से जेक और उसकी टीम आते हुए उन सारे बंदों को खत्म कर देती है और जेक ये कहता है कि हम लोग इसे देख लेंगे। तभी जेक को किसी घोड़े की चिल्लाने की आवाज आती है और वो नीचे की तरफ देखता है तो एक बंदा घोड़े के ऊपर बैठकर यहाँ पर से भाग रहा था। वहीं पर वो गौर से देखता है तो उससे ये पता चलता है कि यही बंदा ब्लैक नाइट याक्षा है। वहीं पर वो आगे अपने साथियों से ये कहता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, तो प्रोफेसर आप अंदर की तरफ संभाल लीजिएगा। आप जैसे ही मेन गेट को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर एक सिग्नल फ्लेयर को भेज दीजिएगा। इस पर प्रोफेसर आंद्री इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही जेक ब्लैक नाइट याक्षा के पीछे रवाना हो जाता है और वो उसका जल्दी पीछा कर सके इसके लिए बुसी फालोस को बाहर की तरफ निकाल लेता है जो कि उसका सवारी बनकर वहीं पर जेक इसके ऊपर बैठकर काफी तेजी से ब्लैक नाइट याक्षा के पीछे रवाना हो जाता है। वहीं पर उसके स्पीड को देखकर ब्लैक नाइट याक्षा भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर जेक काफी तेजी से उसके पास पहुंचकर अपने सवारी से जंप करता हुआ सीधा ब्लैक नाइट याक्षा के ऊपर
अटैक कर देता है। इस कारण से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन ब्लैक नाइट याक्शा उस धमाके से बचता हुआ पीछे की तरफ साइड में चला जाता है। वहीं पर जैक उससे ये कहता है कि आखिर तुम इतने आधी रात को इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो ब्लैक नाइट याक्शा। वहीं पर उसके पावर को देखकर ब्लैक नाइट याक्शा काफी परेशान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वहीं पर ब्लैक नाइट याक्शा जैक से ये कहता है कि तुम डेल्फा के नहीं लगते हो, आखिर तुम कौन हो। जैक ये कहता है कि क्या ये जानने से कुछ बदलने वाला है। वहीं पर वो दोनों अपने ही अटैक से पीछे की तरफ हट जाते हैं। तभी जो ब्लैक नाइट याक्शा होता है वो डेजर्ट स्कॉर्पियंस पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए जैक के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर इस कारण से जहाँ जहाँ पर वो पॉइजन पड़ता है वहाँ पर जैक का जो हिस्सा होता है वो जलना चालू कर जाता है। लेकिन जबकि जैक के पास पॉइजन रेजिस्टेंस था तो जैक को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तभी जो ब्लैक नाइट याक्शा होता है वो जैक से ये कहता है कि ये पॉइजन तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रहा है, आखिर तुम कहाँ पर से हो, क्या तुम साउथर्न बॉर्डर लाइन से मौजूद हो। जैक ये कहता है कि तुम्हें तो जानने की काफी ज्यादा इच्छा है। तभी जो ब्लैक नाइट याक्शा होता है वो अपने पास से काफी सारी कुनाई को निकाल कर ये कहता है कि लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम अब मारे जाने वाले हो। और वो यह कहकर अपने कुनाई से जैक के ऊपर अटैक कर देता है जो कि चारों तरफ से जैक की तरफ आ रहे थे। लेकिन जो जैक होता है उन सारे कुनाई को आसानी से रोक लेता है। लेकिन जबकि जैक उन कुनाई के ऊपर ध्यान दे रहा था तो उसी के मौके का फायदा उठाते हुए ब्लैक नाइट याक्शा उसके काफी नजदीक आ जाता है और वो अपनी ओरा ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से जैक के ऊपर अटैक करते हुए सामने की तरफ निकल जाता है। उसे ये लग रहा होता है कि उसने जैक को खत्म कर दिया है। लेकिन अभी जैक उससे ये कहता है कि तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप को देखकर ऐसा लगता है कि तुम एम्पायर से हो। वहीं पर यह सुनकर ये बंदा हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। लेकिन तभी ब्लैक नाइट याक्शा को काफी जोरों से झटके लगना चालू कर जाते हैं और वो अपने घुटनों के बल आ चुका होता है। वहीं पर जैक उसके पास आते हुए ये कहता है कि चलो ठीक है, मेरी बारी आ चुकी है। आखिर यहाँ पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का बंदा डेल्फा के अंदर आकर कांड क्यों कर रहा है। वहीं पर उससे अपने नजदीक आता हुआ देखकर और वो अपने आप को बेबस देखकर जो ब्लैक नाइट याक्शा था वो पॉइजन को चबाते हुए अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसी वक्त पर जैक उसके मुंह के अंदर उस पॉइजन का एंटीडोट डालते हुए ये कहता है कि मुझे ये ऑलरेडी पता है कि जो इंपीरियल इंटेलिजेंस के बंदे होते हैं वो कितने ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं। अगर तुम इस जगह पर एक ऐसी बात करते हो जो कि मुझे सेटिस्फाई कर सके तो मैं तुम्हें खुद को मारने दूंगा। वहीं पर इस कारण से ब्लैक नाइट याक्शा काफी परेशान हो जाता है। वहीं पर जैक इसके बाद उसकी काफी सारी धुलाई करता है, उसे काफी जख्मी कर देता है और वो आगे उससे ये पूछता है कि क्या तुम्हें अब बात करने का मन कर रहा है। वहीं पर इतने चोटों को खाने के बाद ब्लैक नाइट याक्शा ये कहता है कि आखिर तुम्हें क्या जानना है। जैक ये कहता है कि मुझे तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में जानना है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। ब्लैक नाइट याक्शा ये कहता है कि मैं इंपीरियल इंटेलिजेंस ब्यूरो का 13th यूनिट का एक एजेंट हूँ। इस पर जैक ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि तुम 12th यूनिट के होगे क्योंकि उनके पास सिर्फ 12 यूनिट होती है। लगता है कि उन्होंने एक और यूनिट बनाई हुई होगी। वहीं पर ये सुनकर ये बंदा हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी जैक सीरियस होकर ये कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। इस कारण से ब्लैक नाइट याक्शा घबराते हुए ये कहता है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान रख रहा था, मैं उनसे भी मर्सनरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वहीं पर ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है और वो उनसे ये कहता है कि क्या वो सोमा से एडिक्ट नहीं है। ब्लैक नाइट याक्शा ये कहता है कि ये बात सच है क्योंकि उसे सोमा का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। तो जैक ये पूछता है कि आखिर तुमने उन्हें ऐसा क्यों बनाया। इस पर ब्लैक नाइट याक्शा ये कहता है कि हम लोग एक ऐसे वॉरियर्स को क्रिएट करना चाह रहे थे जिन्हें ना ही दर्द होता हो और ना ही डर लगता हो। इस पर जैक अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो ये भी एम्पायर के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने इस वॉर का इस्तेमाल करते हुए उन एक्सपेरिमेंट किए हुए मर्सनरीज के पावर को देखने के लिए ही ये फाइट करवाई थी। और ये बंदा ये सब कांड यहाँ पर इसलिए कर पा रहा था क्योंकि एम्पायर उसका सपोर्ट कर रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इस पूरे कॉन्टिनेंट
नींद के अंदर और कितने कितने कांड कर रहे होंगे। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो एम्पायर है वो सबसे पहले तुम्हें मारेगी। ब्लैक नाइट याक्छा ये कहता है कि हम जबकि मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है, तुम अब तुम मुझे मार सकते हो। जेक तभी उससे ये कहता है कि क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारे पास एक और तरीका है जीने का। तुम ये सुनकर ब्लैक नाइट याक्छा ये कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं भागने के बाद भी इंपेरियल इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथों बच पाऊंगा। तभी जेक ये कहता है कि क्या हो अगर यहाँ पर जो ड्रेकर की पावर है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। वहीं पर ये सुनकर ये बंदा काफी हैरान हो जाता है। तभी जो जेक होता है वो उससे अपने प्योर ब्लड अवेकनर वाले पावर को शो कराता है। वहीं पर ये देखकर ये बंदा हैरान होते हुए ये कहता है कि तो तुम यहाँ पर प्योर ब्लडेड अवेकनर एक ड्रैकर हो। जेक हाँ में जवाब देता है। ये बंदा अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये बात तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। मैंने इतने सारे गंदे काम करे हैं तो मेरे लिए पेट्रोलियम पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अगर मैं अब भी वापस जाता हूँ तो जो एम्पायर वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी अपने सिक्योरिटी के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पर ड्रैकर के प्रोटेक्शन के अंदर आना पड़ेगा। वो आगे ये पूछता है कि क्या तुम मुझे ये गारंटी कर सकते हो कि तुम मेरे आइडेंटिटी को फुल्ली चेंज कर लोगे। जेक ये कहता है कि यहाँ पर इससे भी एक बेहतर तरीका है, मैं तुम्हें एक नए काम वाले जगह पर ले जा सकता हूँ। ये सुनकर ये बंदा काफी हैरान हो जाता है। जेक उससे ये कहता है कि अगर तुम इंपेरियल इंटेलिजेंस ब्यूरो से हो तो यहाँ पर काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर तुम्हारा काम आ सकता है। वहीं पर इसी के साथ ही जेक उससे समझौता करने के बाद वापस जाते हुए ये कहता है कि क्या जो फोर्ट्रेस है उससे अभी तक कैप्चर नहीं किया गया है क्या, जबकि उस फोर्ट्रेस के अंदर ब्लैक नाइट याक्छा नहीं है तो उससे अभी तक कैप्चर कर लेना चाहिए था। तो आखिर ये काम अभी तक हुआ क्यों नहीं है, मुझे जल्दी से उस कैंप के अंदर जाना होगा। वहीं पर वो जैसे कैंप की तरफ बढ़ रहा होता है तो तभी उसकी नजर रास्ते में कुछ मेजेस के ऊपर पड़ती है। वहीं पर उसे देखते के साथ जो ये मेजेस होते हैं वो अपने पावर को रिलीज करना चालू कर जाते हैं। वहीं पर ये देखकर जेक उनसे ये कहता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो अपने साथियों के साथ। तभी यहाँ पर मेज कैप्टन आते हुए ये कहता है कि जेक ड्रैकर तुम्हारी वजह से ब्लैक नाइट याक्छा जो कि हमारे हाथों में आने वाला था वो भाग चुका है, तो अब हम तुम्हें कैद करने वाले हैं इतने बड़े गलती के लिए। वहीं पर ये सुनकर जेक काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर ये लोग मुझसे पंगा क्यों ले रहे हैं। और इसी के साथ इस इंटेंस सिचुएशन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेक ने ब्लैक नाइट याक्छा को हराते हुए अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं पर जेक ने उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हुए उससे सारी जानकारी निकलवा लेता है और उसने लास्ट में ब्लैक नाइट याक्छा को ये भी ऑफर दिया था कि अगर वो जेक के साथ मिल जाता है तो ड्रैकर फैमिली उसकी रक्षा करेगी। वहीं पर जब जेक ब्लैक नाइट याक्छा से बातचीत करने के बाद जब कैसल की तरफ जा रहा था तो उसी वक्त मेज कैप्टन अपने साथियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है और वो जेक पर ये इल्जाम लगा रहा था कि जेक की वजह से ब्लैक नाइट याक्छा भाग पाया और इसलिए उसे इसका सजा भुगतना होगा। इस कारण से जेक का दिमाग खराब हो जाता है और इसी के साथ ही पिछला पार्ट एंड हुआ था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि जेक मेज कैप्टन से यह कहता है कि आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है, क्या ब्लैक नाइट याक्छा भाग पाया इसमें मेरी गलती है। मेज कैप्टन गुस्सा करते हुए ये कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये सब तुम्हारी बेकार से अटैक प्लान की वजह से हुआ है। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग उसके काफी नजदीक थे। ये सुनकर जेक उससे ये कहता है कि क्या तुमने ये कंफर्म खुद से किया है कि जो ब्लैक नाइट याक्छा है वो फोर्ट्रेस के अंदर नहीं है और वैसे भी जो उनकी फॉर्मेशन है वो अभी तक काफी बरकरार है। यह सुनकर मेज कैप्टन गुस्सा करते हुए ये कहता है कि तुम खामोश हो जाओ, मैंने पहले ही ये चेक कर लिया कि यहाँ पर फोर्ट्रेस के अंदर से कोई तो बंदा भागा है। यह सुनकर जेक उससे ये कहता है कि क्या वो एक मैसेंजर नहीं हो सकता है कि जिसे कि रीइंफोर्समेंट लाने के लिए भेजा गया हो। आखिर तुम्हें ये कैसे पता है कि वही बंदा ब्लैक नाइट याक्छा है। वहीं पर ये सुनकर मेज कैप्टन और
और भी गुस्सा हो जाता है। जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे अब ये पूरा यकीन हो चुका है कि ये वही बंदा है जिसने की ब्लैक नाइट याक्षा को इसके बारे में इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन मुझे ये श्योर नहीं है कि क्या उसे ये भी पता होगा कि वो इंपीरियल की हेल्प कर रहा है उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। चाहे जो कुछ भी हो, इससे ये फैक्ट नहीं बदलने वाला है कि वो एक नंबर का कचरा है। तभी मेज कैप्टन सीरियस होकर ये कहता है कि बकवास करना बंद करो और मेरे पीछे आओ। वो यहाँ पर से जाते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हारे किए हुए क्राइम्स को अपने सुपरवाइजर के पास टेस्टिफाई करने वाला हूँ। जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। वहीं पर जब जेक उनके साथ कैसल के अंदर जाता है तो वो सामने के नजारे को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ कैप्टन जॉर्ज और उनके साथियों को बांध कर रखा गया होता है। वहीं पर ये देखकर जेक काफी हैरान होता है और वो मेज कैप्टन से ये पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर तुमने उन लोगों को अरेस्ट क्यों किया है। मेज कैप्टन ये कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो। तभी कैप्टन जॉर्ज आगे ये कहता है कि सर जेक, मुझे आपकी हेल्प करने में कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से काफी बेहतरीन नाइट बनना चाह रहे थे। वहीं पर वो अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही कुछ मेजेस जो कि उनके पीछे मौजूद थे वो उनको बिजलियों की झटका देना चालू कर जाते हैं। इस कारण से जेक भी सीरियस होकर मेज कैप्टन से ये कहता है कि इस तरीके से अपने साथियों को ट्रीट करना ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है। मुझे ये नहीं लगता है कि ऐसा कोई दुश्मन अपने कैदियों के साथ भी करता होगा। यह सुनकर मेज कैप्टन भड़कते हुए ये कहता है कि मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था ना, अगर तुम यहाँ पर एक और वर्ड कहोगे और मैं तुम्हें फौरन से यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूंगा। वो इतना कहता ही है कि तभी इस कैसल का एक दरवाजे के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के अंदर से प्रोफेसर एंड्री अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर प्रोफेसर एंड्री आगे मेज कैप्टन को उसका नाम लेते हुए कहता है कि इनग्रिड हाक्सन, तुम डेल्फोआ के मेज के एक कैप्टन हो। अभी तुमने जो कुछ भी जेक के साथ कहा है वो एक धमकी है उसे मारने की। तो इस मौके से जो ड्रैकर है वो डेल्फोआ के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुका है। वहीं पर उसके सीरियसनेस को देखकर कुछ देर के लिए मेज कैप्टन भी खामोश हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो ड्रैकर फैमिली से डायरेक्ट धमकी है और उसने पूरे के पूरे डेल्फोआ को धमकी दे दिया है। वहीं पर वो आगे उससे ये कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही रिएक्शन हो चुका है, तुम तो यहाँ पर वॉर को डिक्लेयर कर रहे हो, तुम्हारा मजाक तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। प्रोफेसर एंड्री सीरियस होकर ये कहता है कि इनग्रिड हाक्सन, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो ड्रैकर नाम है उससे तुम आसानी के अंदर मत लो। मेज कैप्टन ये कहता है कि मेरा जो मुंह था वो थोड़े टाइम पहले गलती से फिसल गया था, मैं तो बस वॉर के चलते परेशान था, इसलिए इसे गलतफहमी में ले लो। मैं तो बस यहाँ पर जेक ड्रैकर को बेरेक्स की तरफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जा रहा था। तभी जो जेक होता है वो मेज कैप्टन से ये कहता है कि क्या वहाँ जाने से पहले मैं अपने साथियों से बात कर सकता हूँ। वहीं पर मेज कैप्टन तो ये नहीं चाह रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे इसके लिए मानना पड़ता है और वो उन्हें अपने साथियों से बात करने के लिए 20 मिनट का मौका देता है। वहीं पर ये सारे बंदे एक कमरे के अंदर जाते हैं जहां पर जेक अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास से एक मैजिक बैरियर लगा देता है। तभी प्रोफेसर एंड्री जेक से ये पूछते हैं कि तुमने ये कहा था कि तुम्हें हमसे कुछ कहना है। जेक ये बताता है कि मैंने ब्लैक नाइट याक्षा को पकड़ लिया था। वहीं पर ये सुनकर प्रोफेसर एंड्री हैरान होते हुए ये पूछते हैं कि क्या अकेले। जेक ये कहता है कि हाँ, मैंने उसे उसके गार्ड को डाउन करने का मौका दिया और मैंने उससे पकड़ लिया। यह सुनकर प्रोफेसर एंड्री हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि उसने एक एनिमी को डिफीट करते हुए उससे कैप्चर भी कर लिया, जिसका कि सामना नाइट्स भी आसानी से नहीं कर सकते थे। ये तो सच में काफी कमाल का है। वहीं पर जेक आगे ये बताता है कि उससे इंटेरोगेट करने के बाद मुझे ये पता चला कि इसके अंदर मेज कैप्टन भी शामिल है, इसलिए चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। प्रोफेसर एंड्री ये पूछते हैं कि तो अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। जेक ये कहता है कि ये बेहतर रहता कि हम डेल्फोआ को
इसके अंदर खुद से काम करने देते, लेकिन जबकि उसने मुझसे पंगा लिया है तो मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं वही करूंगा। इसी के साथ ही हमें बैरक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो गार्ड एक रूम की रक्षा कर रहे थे और उसी रूम के अंदर जेक अकेले बैठा हुआ था। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो जल्द ही आने वाला होगा। तभी सामने की तरफ से प्रोफेसर फेनन आते हुए जेक को आवाज लगाते हैं। वहीं पर प्रोफेसर फेनन को यहाँ पर देखकर जेक भी हैरान हो जाता है। प्रोफेसर फेनन ये पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जेक ये कहता है कि ये उसी का रिजल्ट है कि मैंने आपके वार्निंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर फेनन परेशान होते हुए ये कहते हैं कि ये तो काफी बुरा हुआ। वहीं पर इसी के साथ ही जेक आगे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताना चालू कर जाता है। वो ये कहता है कि प्रोफेसर फेनन को ऑलरेडी मेज कैप्टन के करप्शन के बारे में पता था और साथ ही साथ काफी सारे हाई लेवल के मेज ऑफिसर्स को भी इसके बारे में भी आइडिया लग चुका था और जितने भी डेल्फा मेजेस थे वो ज्यादातर घपलेबाजी करते हैं अपने रैंक को और भी ऊपर लेवल पर पहुंचाने के लिए। लेकिन जबकि उन लोगों ने मुझसे पंगा लिया है तो अब ये चीज आसानी के अंदर नहीं जाएगा। वहीं पर वो आगे प्रोफेसर फेनन से ये कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। प्रोफेसर फेनन इसके बारे में पूछते हैं। जेक ये कहता है कि प्रोफेसर क्या आपको एम्पायर द्वारा किए हुए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता है। वहीं पर जेक आगे ये बताता है कि मुझे जो कुछ भी ब्लैक नाइट याक्षा से पता चला था मैंने वो सारी चीजें प्रोफेसर फेनन को बता दिया और इस चीज की वजह से उनके पास दो ही ऑप्शंस थे सोचने के लिए। पहला ऑप्शन ये था कि वो यहाँ पर इंटरनल करप्शन के बारे में जिससे कि उन्हें फौरन ही पता चला है उनके बारे में बता दे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इस बारे में भूल जाए। वहीं पर जेक आगे ये कहता है कि प्रोफेसर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे इस करप्शन को एक्सपोज करने के लिए हेल्प करेंगे। वहीं पर ये सुनकर प्रोफेसर फेनन काफी परेशान हो जाता है और इसी के साथ ही ये पार्ट एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। बाय बाय।